Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum on site, online, and those who will watch this video on the YouTube. Alright, so today is our first project, and the project file that I have given to you, the name is project1_data.csv. ये फाइल का नाम मैंने कहाँ से उठाया है? ये फाइल आपने उसी फोल्डर में रखनी है जहां से आपने जुपिटर को लॉन्च किया होगा. एंड व्हाई आई हैव सेव्ड द फाइल नेम. फाइल का नेम क्यों सेव किया हम लोगों ने? क्योंकि हमें, देखिए याद रखिएगा, पाइथन इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज है पाइथन? द केस सेंसिटिव. अगर आपने एक भी चीज अपर केस, लोअर केस या केस आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा? आपका वो उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और ये कहेगा कि ये फाइल अवेलेबल नहीं है आपकी डायरेक्टरी में. और ये जो आपकी CSV फाइल है, ये कौन सी फाइल होती है? इज अ टेक्स्ट. टेक्स्ट फाइल क्यों कह रहा हूं मैं आपको? अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो ये आपको क्या बताएगा कि CSV इज अ टेक्स्ट फाइल. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? CSV इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट. तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा. किस फॉर्मेट में आएगा? टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा. तो हमारे पास, लेकिन अब सवाल ये है हमारे पास कि लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन, वी वर्क विद द TXT फाइल. उसकी एक्सटेंशन ही TXT थी, वो भी टेक्स्ट फाइल थी, वो भी एक टेक्स्ट फाइल. नाउ हाउ वी हैव रेड दिस फाइल. किस तरह से रेड किया था उसको? कैसे किया था? विद ओपन. तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे विद ओपन. ओपन फाइल का नाम, या तो आप फाइल का नेम वैसे ही लिख दें जैसे आप कॉपी पेस्ट करके लेकर आएंगे स्ट्रिंग में, या आप वेरिएबल दे दें एज एफ. एफ स्टैंड फॉर फाइल. लेकिन अब सवाल ये आता है कि CSV की फाइल को मैं रीड कैसे करवाऊंगा? हर फाइल को रीड करवाने का एक यूनिक वे है. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एफ के अंदर, एफ इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ही होगा ना कोई. एफ क्या होगा अगर मैं एफ को प्रिंट करवाऊं यहाँ पे? तो एफ क्या होगा? एक रैपर होगा जो कि हमारे डेटा को होल्ड कर रहा होगा. ये देखें आप, ये देखें क्या कह रहा है कि ये एक इनपुट आउटपुट टेक्स्ट आईओ रैपर है जिसका नाम ये है, जो कि आप लोगों ने देखा था. मोड क्या है इसका? रीडिंग. और इनकोडिंग क्या है इसकी? एक इनकोडिंग बताइए. इनकोडिंग क्या होती है? कि आपके डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है ये. लेकिन एफ के अंदर अगर मैं एफ की डायरेक्टरी में जाऊं तो मैं एफ डॉट रीड तो मिलेगा. चले एक काम करते हैं, एफ डॉट रीड करके देखते हैं कैसा डाटा आ रहा है हमारा. ठीक है, मैं डाटा को इसमें कर देते हैं. डाटा कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, जो कि टेक्स्ट फाइल से काम करने के लिए हम सीख चुके हैं. इस तरीके से हम काम कर सकते हैं. लेकिन CSV के लिए पाइथन एक मॉड्यूल आपको अवेलेबल करता है जिससे आपको डाटा बहुत ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. वो डाटा आपको ऑलमोस्ट रिफाइंड मिलता है. जिस तरह कि यहाँ पे आपको क्लीनिंग जरूरत पड़ेगी ना, आप पहले स्प्लिट कैसे करेंगे? बैक स्लैश एन से स्प्लिट करके एक लाइन जो है वो जब एंड होती है तो बैक स्लैश एन आएगा तो न्यू लाइन आएगी. फिर एक लाइन एंड होगी तो फिर क्या आएगा नीचे? बैक स्लैश एन. लेकिन हमारे पास पाइथन, सॉरी, CSV के लिए एक स्पेशल मॉड्यूल यानी कि लाइब्रेरी अवेलेबल है दैट वी कैन यूज टू डील विद द CSV फाइल. अच्छा, कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी होती हैं जो बिल्ट इन हमें अवेलेबल होती हैं. जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो है वो हमने रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी. लेकिन क्या हमने लिस्ट से डील करने के लिए कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी? नहीं. स्ट्रिंग से डील करने के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी? नहीं. तो कुछ चीजें हमारे पास बिल्ट इन अवेलेबल है और कुछ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी एज पर आर नीड. एज पर आर नीड. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है CSV. कौन सी लाइब्रेरी है? तो उसको हम क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो कैसे इंपोर्ट करवाते हैं? इंपोर्ट सी इंपोर्ट. अच्छा, किसी का यहाँ पे मार्कडाउन लिखा हुआ है, वो लोग रन करने की कोशिश करते हैं. आप पहले देख लिया करेंगे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ क्या है. CSV के अंदर हमारे पास CSV रीडर भी होता है और CSV राइटर भी होता है. क्या क्या होता है हमारे पास? कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास है कि नहीं है? DIR करके क्या करेंगे, हमें याद रखने की तो कोई जरूरत नहीं है.
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रीडर मौजूद है। रीडर का क्या मतलब है? जो रीड करेगा। और एक हमारे पास, अभी तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास रीडर और राइटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें फाइल को क्या करवाना है? रीड करवाना है। अब रीड कैसे करवाएंगे, इसी स्टेप को मैं नीचे लेकर आता हूँ। ये जो मैंने प्रिंट करवाया था, प्रिंट नहीं करेंगे। सीएसवी का मॉड्यूल हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। सीएसवी के अंदर अगर मुझे रीडर चाहिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड में जाने का क्या प्रोसेस होता है? डॉट। क्या होता है प्रोसेस? डॉट। तो हमारे पास सीएसवी के अंदर अगर रीडर को कॉल करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा? सीएसवी डॉट रीडर। अच्छा, सीएसवी को ये बताना भी जरूरी होता है कि ये फाइल डेलिमिट डिलिमिट किस कैरेक्टर के साथ है। तो ये किस कैरेक्टर के साथ डिलिमिट है? कॉमा। कैसे ला आप लोगों को कॉमा? देखें यहाँ पे, ये कौन सी फाइल है? एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है। कौन सी फाइल है? तो हमें यहाँ पे भी बताना पड़ेगा, जब हम सीएसवी लाइब्रेरी को यूज कर रहे होंगे, कि हमारे पास डीलिमिटर कौन सा है। डीलिमिटर कौन सा है? तो डी लिमिट। तो हमारे पास यहाँ पे डीलिमिटर कौन सा है? यहाँ पे हमारा सीएसवी क्या करेगा? इस फाइल के ऑब्जेक्ट को रीड कर लेगा। क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। मैं इसको एक वैल्यू में सेव करवाया था, उसका नाम मैं रख देता हूँ रीडर। रीडर का क्या आंसर आएगा? रीडर का क्या आंसर आएगा? रीडर का क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या रिस्पॉन्स आएगा रीडर का? बताइए। अब ये कह सकते हैं, सर दिस इज आवर फर्स्ट टाइम प्रिंट आउट। क्या दिस इज आवर फर्स्ट टाइम लेट्स प्रिंट आउट? तो प्रिंट आउट करवा के देख लेते तो आपको एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ये देखें, क्या मिल रहा है आपको? अगेन, सीएसवी फाइल रीड करने के लिए हमने सीएसवी का मॉड, आप लोग बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप दिस कन्वर्सेशन, बिकॉज आई फील बॉदर्ड कि आप लोग जो है वो बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन होनी नहीं चाहिए सर। आपका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी तरफ फोकस नहीं करेंगे तो फिर आप क्या कहते हैं, टेक्निकल टीम को बुला के बार बार ही पूछते रहेंगे। तो डू फोकस ओवर हियर, आपको स्क्रीन पे देखा जाए। मुझे फोकस करेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। हमारे पास जो आज प्रोजेक्ट नंबर 1 की फाइल है, इट्स अ सीएसवी फाइल विच इज अ टेक्स्ट फाइल। एग्री? ऑल एग्री? सीएसवी फाइल जो है वो हम नॉर्मल तरीके से भी रीड करवा सकते हैं। वो क्या आता है? एफ डॉट रीड। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि आजकल हम सब एप्लीकेशन लिखने के लिए भी चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं और लिखते हुए आए हैं, लेकिन वी आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर द एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज चैट जीपीटी विल गिव द बेटर रिस्पॉन्स एंड वी विल फाइन ट्यून इट। हम लोग उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेंगे। एंड व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम थिंकिंग अबाउट द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको करेक्ट करना वो तो मैं कर लूंगा। इसी तरीके से एफ डॉट रीड, दैट वाज आवर एक्चुअल वे टू रीड टेक्स्ट फाइल, इट इज स्टिल देयर एंड यू कैन सी देयर इज द डाटा अवेलेबल। वही डाटा आ रहा है ना जिस तरह हमने लास्ट टाइम काम किया था, लेकिन इसमें हमारे को थोड़ी सी क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, डाटा की सेपरेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है, वो कहता है कि मैं इन तमाम प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? छुपा देना। छुपा क्यों देना? कि मैं आपके प्रोसेसेस को आसान कर दूंगा, आपके पास अर्ली रिस्पॉन्स आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या है? सीएसवी। सीएसवी इज द स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी टू डील विद द सीएसवी फाइल। ऐसे ही लग रहा है ना? इज दैट्स सिंपल कि सीएसवी इज द स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल टू डील विद द सीएसवी फाइल्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जाऊं या जनरलाइजेशन की तरफ जाऊं? बताइए। स्पेशलाइजेशन की तरफ जाऊं। तो नाउ वी आर going towards the specialization and CSV is the specialized module deal with the CSV file। अच्छा, अब मैंने यही काम किया जो हम पहले कर रहे थे, विद ओपन फाइल का नेम एज एफ, आप पूरा लिख दें। लेकिन अब मैं एफ डॉट रीड नहीं करूंगा, बल्कि सीएसवी का एक मेथड है सीएसवी डॉट रीडर, उधर मैंने एफ दिया और बस मुझे डीलिमिटर बताना है। डीलिमिटर क्या होता है? जिससे आप सेपरेट कर रहे हैं अपने सिंगल वैल्यूज को, दिस इज कॉल्ड डीलिमिट। यूजुअली सीएसवी में डीलिमिटर क्या होता है? कॉमा, बिकॉज यूजुअली इट इज कॉल्ड द कॉमा सेपरेटेड फाइल। अच्छा, जब मैंने इसको प्रिंट करके करवाया है तो ये आप आपको दे रहा है सीएसवी का रीडर।
पहले वो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दे रहा था, वो इनपुट आउटपुट टेक्स्ट राइटर का दे रहा था। अब ये आपको क्या दे रहा है कि ये मैं सीएसवी के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, नाउ यू कैन प्ले विद दिस। ऐसा ही है जी, क्या पूछ रहे थे आप? नाउ मैं डेटा को कैसे लेकर आऊं? अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा वो कौन सा था? लिस्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट वी हैव लर्न। तो अगर मैं लिस्ट के अंदर अपने डेटा को लेकर आ जाऊं तो क्या आइटम्स फेमिलियर नहीं हो जाएंगे हमसे? फेमिलियर का क्या मतलब है? जिससे हमने प्ले अराउंड करना सीख चुके हैं। तो हाउ कैन आई डू इट? लेट्स गो डाउन, टेक दिस कोड अगेन। ये आप लोगों ने नहीं करना, मैं तो खुद आप लोगों के लिए वर्जन बनाता हूं ताकि आप लोगों के पास ये चीजें रहें। अब आपने इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को किस, आपको कौन सी डेटा स्ट्रक्चर चाहिए? लिस्ट। और लिस्ट का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। रीडर के ऑब्जेक्ट को, रीडर किस चीज का रीडर है? ये सीएसवी का। ये ऊपर लिखा पढ़ना नहीं आएगा ना आप लोगों को। बहुत डाटा साइंटिस्ट पढ़े हैं जिन्होंने अपने रेज्यूमे में लिखा है आई एम ए डाटा साइंटिस्ट, जॉब नहीं मिलने वाली उनको फिर। क्योंकि अगर सिर्फ डाटा साइंटिस्ट लिखने के बाद जॉब जाती तो फिर कितना आसान होता। तो आप लिख लें रेज्यूमे में डाटा साइंटिस्ट, फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जब पड़ेगा जब वाकई में आप, मतलब आपकी सोल भी डाटा साइंटिस्ट होगी, तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा। अब लिस्ट, इसको मैं एक वेरिएबल में कर देता हूं, क्योंकि अब मेरा वो स्ट्रक्चर आ गया जिसकी मुझे नीड थी और जो जिसका मैं यूज हूं। आए जरा डाटा को देखते हैं कि डाटा किस फॉर्म में आ रहा है। डाटा की डाटा की टाइप चेक चेक करूंगा तो क्या क्या आएगा मेरे पास रिस्पॉन्स? यहां तक तो अब मेरा कंफर्ट जोन शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है मेरा? कंफर्ट जोन। मुझे पता है कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है। अगर मैं अपने डाटा को उस जोन में लेकर आ जाऊं तो फिर आई एम द किंग। तो ऑलवेज ब्रिंग द डाटा इनटू योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं लेकर आ रहे और आपको, देखिए, दिस वी डील विद द मैनी अदर डाटा स्ट्रक्चर, और बहुत सारे तरीकों से भी ये हो सकता है, लेकिन ब्रिंग द डाटा इनटू योर कंफर्ट जोन इज द बिग सक्सेस। 50% तो प्रोजेक्ट आपका यहीं पे हो जाता है। अब क्या मैं लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स को देख सकता हूं? कैसे देख सकता हूं? स्लाइसिंग करके। स्लाइसिंग कैसे होती है? मैंने कहा मैं 5 एलिमेंट्स को देखना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि अगर आप लोगों ने पता नहीं डाटा खोल के देखा है कि नहीं देखा, यहाँ पे आप लोगों को डाटा ओपन करके दिखाता हूँ मैं। ये डाटा क्या है? ये डाटा, पहली आप जो रॉ देख रहे हैं वो एक हेडर्स है कि नहीं है? उसके बाद आपका एक्चुअल डाटा स्टार्ट हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट आएगा लिस्ट ऑफ लिस्ट का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा? ये लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या होती है? क्या होती है मुझे समझाएं। आई एम अ लेमैन, आई वांट टू लर्न कि व्हाट इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट, दिस इज द सिंपल आंसर। लिस्ट के अंदर लिस्ट का होना इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट या लिस्ट ऑफ लिस्ट। LIST पहले में आएगा और LISTS सेकंड में आएगा, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ लिस्ट। एस आ रहा है, एंड विद एस। अब जो हमारा डेटा आया, देखें मैं आपको बार बार समझा रहा हूं और आप लोग इस बात को बहुत केयरफुली समझ लें कि डेटा ना कैसे। अब एक लिस्ट है डाटा, और उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट होंगी। कैसे? पहली रो एक लिस्ट, सेकंड रो दूसरी लिस्ट, थर्ड रो तीसरी लिस्ट, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है डाटा इज योर होल फाइल, डाटा इज योर, एंड ऑल द रोज आर योर नेस्टेड लिस्ट। ऑल द रोज आर योर नेस्टेड लिस्ट। ये होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपको 5 दिखाऊंगा तो क्या देगा? सिंगल सिंगल एलिमेंट या 5 लिस्ट देगा? क्योंकि डाटा तो एक पूरी फाइल थी। अगर आप इमेजिन करें डाटा, तो उसके अंदर मैं 5 वैल्यूज चाह रहा हूं, तो कितनी कितनी क्या देगा? एलिमेंट देगा या रॉस देगा? रॉस देगा। और रॉस कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूं तो ये कैसा मुझे दिखाएगा? अभी तो वर्टिकल दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जुपिटर के डिस्प्ले पे नहीं जाता, मैं पाइथन के डिस्प्ले। आई वॉन्ट टू, देखें, अगेन आई हैव टू गो टू माई कंफर्ट जोन। मुझे अपने कंफर्ट जोन में जाना है। कैसे? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतना भी कोई अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है। दोनों ही बेहतर है। फॉर मी एवरीथिंग इज ओके। देखें, ये
ये पहली लिस्ट है। ये क्या है आपके पास? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था ओरिजिनल डाटा में? देखें, द हेडर स्टार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस कोडिंग से लेके कंपनसेशन तक। लेट्स सी, लेट्स सी। ये देखें, एक्सपीरियंस कोडिंग से लेके कहां तक जा रहा है आपका डाटा? कंपनसेशन तक जा रहा है। और सेकंड रो क्या है? 6.1 से लेके 124267 तक। ये भी हम देख लेते हैं। ये देखें, 6.1 से लेके 12426। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डाटा जो था वो पूरा एक शीट थी और उसके अंदर हर रो एक लिस्ट थी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। क्या नहीं पढ़ा हम लोगों ने? नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है ना? लेकिन एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, हर चीज एक स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर में हो। ये तो स्ट्रिंग होना चाहिए था। ये देखें, ये भी स्ट्रिंग है। इज दैट स्ट्रिंग? और नंबर इंटीजर तो नहीं है ना एटलीस्ट? ये फ्लोट है या स्ट्रिंग है? दिस इज स्ट्रिंग। तो आपको पता चला सीएसवी कौन सी फाइल होती है। प्रूफ भी हो रहा है। मतलब अगर समझ किसी को नहीं आ रही तो अब शायद समझ आ जानी चाहिए कि टीएक्सटी इज अ टेक्स्ट फाइल। सारी चीजों को इसमें किसने कन्वर्ट किया हुआ है? टेक्स्ट में, यानी कि स्ट्रिंग में। अब हमारे पास इस प्रोजेक्ट में, अभी आज यही डाटा होगा, यही प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले तो डाटा क्लीन, ब्रिंग द डाटा इनटू द ओरिजिनल डाटा टाइप्स, जो उसकी एक्चुअल डाटा टाइप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? बल्कि इधर देखते हैं, इस पूरे कॉलम की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? हेडर्स को हटा के फ्लोट। इस पूरे कॉलम की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? हेडर्स को हटा के इंटीजर। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते। ये क्या है? ये अभी स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसकी क्या डाटा टाइप होनी चाहिए? इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी भी बूलियन। और ये तो स्ट्रिंग में ही आएगा। लेकिन एक ख्याल रखिएगा, यहाँ पे नन आ रहा है, NONE, नन। व्हाट इज NONE, नन? नन का क्या मतलब होता है? मिसिंग डाटा, नल वैल्यूज, मिसिंग डाटा। लेकिन इधर क्या आ रहा होगा? कौन सी रो में आ रहा होगा? मैंने 5 रॉस प्रिंट करवाई है ना, तो कौन सी में आ रहा होगा? 1 2 3 4। आके देखते हैं 4 में क्या आ रहा है। ये नन तो नहीं है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये नन है। NONE, नन, जो कि एक्चुअल कीवर्ड है, या ये स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है। और ये बूलियन है। ये क्या है? ये भी स्ट्रिंग है। यानी कि देयर इज नो इंटीजर, देयर इज नो फ्लोट, देयर इज नो बूलियन, देयर इज नो नन, एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले वी हैव टू फिक्स ऑल दी डाटा टाइप्स। पहले कॉलम की डाटा टाइप फ्लोट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की डाटा टाइप बूलियन, फिफ्थ की डाटा टाइप सेम रहेगी, बस नन को चेंज करना है और इसको ओरिजिनल नन करना है, जो कि NONE, नन होता है, विच इज अ कीवर्ड। एंड हाउ वी राइट इट? NONE, नन। कैसे लिखते हैं हम इसको? ऐसे लिखते हैं। और फाइनली हमारे डाटा के आखिरी आखिरी जो कॉलम है, उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही है? बता दीजिएगा कैसे करेंगे। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट करवाना है। कैसा लूप चलेगा? क्योंकि हम वन बाय वन तो डेटा टाइप चेंज करने से रहे। फिर हम जब लूप चलाएंगे तो लूप में क्या करेंगे? हर रॉ की, अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, हम कॉलम्स के नेम को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि कॉलम्स हमें बॉदर करता रहेगा। कॉलम का नेम डाटा के अंदर कौन सी रॉ में है? फर्स्ट फर्स्ट का इंडेक्स क्या होता है? पहले तो देख लेते हैं जीरो की बात सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात करिए आप लोग। तो ये हमारे होगा हेडर्स। क्या मैं इसको वेरिएबल्स में सेव कर सकता हूँ? तो रिमेनिंग जो मेरे पास डाटा होगा, एक्चुअल ये सर्वे था, एक्चुअल सर्वे का जो डाटा है वो मेरे पास कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके एंड तक। कहां तक? 1 टू एंड। दिस इज अवर एक्चुअल डाटा। यही होगा। और देख लें, अगर मैं पहली रॉ कॉल करवाऊंगा तो हमारे पास हेडर नहीं आएगा। देखें, अब पहली रॉ क्या बन गई? जीरो बन गई ना। अब पहली रॉ क्या बन गई? क्योंकि मैंने हेडर रिमूव कर दिए, तो बचा क्या? लेकिन मैंने, आप देखें, मैंने ओरिजिनल डाटा से अभी भी कुछ रिमूव नहीं किया। मैंने अलग अलग वेरिएबल बनाए हुए। ओरिजिनल डाटा में क्या होगा? हेडर्स भी होंगे। ओरिजिनल डाटा में क्या होगा? हेडर्स भी होंगे। और यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, पहले से डाटा शुरू है। क्या मैं सर्वे के ऊपर लूप चला दूं?
क्योंकि हेडर्स को तो मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं क्या सर्वे का जो मैंने वेरिएबल बनाया इसके ऊपर लूप चलाएं, तो चलाते आए। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रॉ। और रॉ कुछ भी लिख सकता हूं ना मैं, बट एक्चुअल वेरिएबल की डेफिनेशन में फॉल करता हो, वेरिएबल की डेफिनेशन में फॉल करता हो, फॉर रॉ इन सर्वे। पहला लूप चलेगा, फर्स्ट रो आएगी, सेकंड लूप चलेगा, सेकंड रो आएगी, थर्ड लूप, एंड कब तक चलेगा ये, जब तक आखिरी डाटा नहीं आ जाता। यही तो खूबसूरती है आपके लूप की। तो मैंने क्या लिखा, फॉर रॉ एंड सर्वे, फॉर रॉ एंड सर्वे। अब पहली रो आएगी, सेकंड रो आएगी, और पहले में हमें पहले कॉलम को फिक्स करना है, सेकंड कॉलम को फिक्स करना है, थर्ड कॉलम को फिक्स करना है, फोर्थ कॉलम को फिक्स करना है, इस तरह करना है। तो पहले रॉ के अंदर, फर्स्ट रॉ के अंदर पहले कॉलम में कैसे जाऊं, पहले एलिमेंट में कैसे जाऊं, देखिए ना ये पहला एलिमेंट है, समझे, ये पहली रॉ है, पहले रॉ के पहले एलिमेंट में कैसे जाऊं, जीरो करके। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जीरो। तो हमारे टोटल कितनी कितने एलिमेंट बनेंगे हर रॉ के अंदर, सेकंड, टू से तो एटलीस्ट स्टार्ट नहीं कर सकता था सेकंड, है ना। तो सेकंड का क्या होगा, वन। कहां तक जाएगा ये, कितनी है, नंबर चेक कर लेते हैं, टू, थ्री, आर यू श्योर, हमारे पास फोर इंडेक्स लगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कितने इंडेक्स हैं। तो एक और भी तो आएगा, नाम चेंज करते हैं बाद में, पहले तो मैं सिर्फ इंडेक्सिंग सही कर लूं। तो सारी चीजें आ गई मेरे पास, इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट। सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट होता है आपका। ये नहीं करना होगा, मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है, अभी तो आप लोग छोटे हैं ना सर। यही होंगे एलिमेंट्स। अच्छा, ये आपको करने की वैसे जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही होगा। मुझे अगर पहले एलिमेंट को अपडेट करना है तो क्या करूंगा, इसका मतलब पहले अपडेट, पहले एलिमेंट को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो पहले लिखूंगा फ्लोट और लिख दूंगा फर्स्ट एलिमेंट, क्या कहते हैं आप लोग, होगा कन्वर्ट। लेकिन ये इसके अंदर कैसे जाके अपडेट होगा, अपडेट करने के लिए की क्या होती है, असल असल की क्या होती है, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अपडेट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो लगाया आपने, लगाया। किस जगह पे असाइन करना चाह रहे हैं, रॉ जीरो के अंदर, ऐसे ही करना चाह रहे हैं ना। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे आप फर्स्ट एलिमेंट ना लिखते, रॉ जीरो लिख देते, जब भी बात वही बनती ना, तो क्या आपको ये लिखने की जरूरत थी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ पे भी रॉ इंडेक्स जीरो लिखते, तो ऑन दी राइट साइड उसकी वैल्यू होती है, ऑन दी लेफ्ट साइड उसका एक्चुअल वेरिएबल की पोजीशन होती है, ऐसा ही होता है ना। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इस जगह पे क्या लिख सकते थे, फ्लोट रॉ इंडेक्स जीरो। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, फ्लोट, इसको हमने करना है फ्लोट। सेकंड वाले को क्या करना है, सेकंड वाले को क्या करना है, कैसे करेंगे, बूलियन दो वैल्यूज होती है बूलियन की, इसकी तो सिंगल वैल्यू करनी थी, मैंने कर दिया इफ लगा के। कैसे लगा के, इफ लगा के, इफ कैसे लगाऊंगा अब मैं, इफ सेकंड एलिमेंट क्या हो, कौन सा ट्रू हो, बूलियन नहीं हो सकता ना, स्ट्रिंग ही हो सकती है। अगर ये ट्रू आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, ट्रू में, कौन से ट्रू में, जो विदाउट कोटेशन होगा, जो विदाउट कोटेशन होगा। तो मैंने क्या किया, रॉ कौन सी रॉ में जाके करना है, वन में, उसकी जगह पे आपने क्या साइन करना है, एल्स, एल्स क्या साइन करना है, फॉल्स भी तो स्ट्रिंग में था ना, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करोगे, बूलियन वाले फॉल्स में। एल्स रॉ वन में क्या होना चाहिए, चले अब आते हैं, अब अगले पॉइंट तो आप मुझे फौरन बता देंगे।
एक साथ नहीं हो पाएगा। ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट हमारा फ्लोट था, फर्स्ट एलिमेंट हमारा फ्लोट था, हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ओरिजिनली फ्लोट स्ट्रिंग थी, लेकिन हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट। सेकंड एलिमेंट में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। कौन सी वैल्यूज आ गई? अब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, कहाँ पे मैं टी आर यू ई ट्रू लिखूं, यानी कि ये वाला ट्रू लिखूं, और कहाँ मैं एफ ए एल एस ई फॉल्स लिखूं। तो मैंने लिख दिया, अगर सेकंड एलिमेंट की स्ट्रिंग बराबर हो जाती है जो मैं स्ट्रिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे तो वैल्यू चेंज होगी ना, क्या क्या वैल्यू आएगी, ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। तो लेकिन मैंने कहा जब इस जगह पे स्ट्रिंग ट्रू आए और वो मेरी स्ट्रिंग से मैच हो जाए, तो आप उस जगह पे क्या कर देना, टी आर यू ट्रू कर देना, एज उस जगह पे क्या कर देना, फॉल्स कर देना। अब मुझे बताएं, ये सेकंड एलिमेंट तो हो गया, थर्ड एलिमेंट में क्या करना है? थर्ड एलिमेंट में भी यही जाएगा सेम। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूंगा थोड़ा। अब मुझे बताएं कि एक, अब इधर एक सवाल भी पैदा हो, मैं लिख दूंगा थर्ड एलिमेंट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रू लिख दूंगा, सिंपल। इधर ना एक एग्जाम्पल बनती है नेस्टेड लूप की। कौन सी एग्जाम्पल बनती है? लेकिन वो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो नेस्टेड लूप में लगा भी नहीं सकता। तो जितना हमने स्टडी किया है ना, वहां तक। अब अगले प्रोजेक्ट में आप इसको और एफिशिएंट तरीके से करेंगे नेस्टेड लूप के थ्रू। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे और फर्दर कर सकते थे, और वो नेस्टेड लूप के थ्रू हो जाता। लेकिन हमने नेस्टेड नेस्टेड लूप किसे कहेंगे, सोच के बताओ। लूप के अंदर लूप, जब हम नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो नेस्टेड लूप क्या होगा, लूप के अंदर लूप। लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं है, तो हम अप्लाई नहीं करते। ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट में क्या करना है, सेम काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन इसमें ना एक एक पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। वो आप लोग जो है ना थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या, कौन सा इंडेक्स आएगा, फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स कौन सा होता है, थ्री। इधर क्या आएगा? अब आ जाते हैं सेकंड लास्ट एलिमेंट पे, विच इज द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे फाइव हो गया, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। इंडेक्स फोर तक, और इधर भी देखिए हमने कहाँ तक किया हुआ काम, थ्री तक किया है, तो अगला क्या होगा, इंडेक्स। इसमें क्या करना था, इसमें क्या करना था, इधर था नन, नन था, क्या था, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मुझे याद है, नन था। ये देखें, हर जगह पे नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं तो था, उसी कॉलम में था। इस नन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ ये ना, इफ फिफ्थ एंड कौन सा नन, स्ट्रिंग, ये वो नन नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना आप, एक्चुअल नन में। लेकिन बाकी, बाकी को क्या करें, और भी तो डाटा आएगा, वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। तो सेम रहने के लिए मैं क्या लिखूं फिर, अभी तो इफ एल्स चल रहा था ना, कि तो दो दो चीजें आ रही, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एल्स एल्स आ ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वुड बी ऑप्शनल। आपने कह दिया सिर्फ नन को नन कर देना, बाकी को। लेकिन अगर मैं एल्स लगाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अगर मैं, एक तो बात ये है कि आपको एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, एल्स लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप एल्स लगा भी दे तो दो तीन चीजें आ जाएंगी। आप लिखेंगे रो फॉर इज इक्वल टू रो फॉर, रो फोर इज इक्वल टू, वही रहने दो, या आप लिख देंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू तो कर सकते हो, ऊपर चले जाओ वापस। लेकिन दीस ऑल आर ऑप्शनल, आप नहीं भी करेंगे आपका काम। देखें, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट का क्या मतलब है, सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ दिया ये कि इफ यू वांट टू फॉलो फॉलो। अच्छा, एक ये भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। और क्या होता, यानी कि जो जैसा है वैसा ही रहने दें आप, यही होगा ना। यार पास की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, मैं पास आप लोगों को समझा ही दूं, वरना आप लोगों के पास, आप लोगों से फिर ये चीज पास नहीं होगी आप लोगों के माइंड। इससे बेहतर है बता दें।
व्हाट इज पास? PASS पास, है किसी को आइडिया? पास, पास का मतलब है प्लेस होल्डर, क्वेश्चन मार्क नहीं होता। प्लेस होल्डर का क्या मतलब होता है? समथिंग कम हियर लेटर ऑन, बाद में कुछ ना कुछ चीज इधर आ जाएगी। पास का क्या मतलब होता है? एक प्लेस होल्डर है कि यार अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, आई विल कम बैक एंड आई विल सी, आई विल कम बैक एंड आई विल सी, दिस इज कॉल्ड पास। लेकिन कंटिन्यू और पास लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरचेंजेबली, बट इट इज नॉट द सेम। मैं भी कभी कभी ना शुरू में ये कहता दोनों सेम है, दोनों सेम है, सेम नहीं है। कंटिन्यू क्या कर रहा है आपको? आगे लेके जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है आपको, आगे लेके जा रहा है। जबकि पास क्या कर रहा है आपको? कह रहा है कि ओके यू विल कम बैक। ये आपका प्लेस होल्डर है, क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे क्या आएगा। क्या प्लेस होल्डर का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? वो था ना फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो ब्लैंक्स, वुड ब्लैंक्स, द ब्लैंक इज द प्लेस होल्डर, द ब्लैंक इज द प्लेस होल्डर, क्योंकि उसकी जगह पे कुछ आना है ना। तो दिस इज कॉल्ड, वैसे समझ भी तो आ रहा है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, वो चीज जो जगह को रखे अपने पास ना। तो इसका मतलब है कि कोई आके बैठेगा, जैसे ये चेयर खाली है, दिस इज द प्लेस होल्डर, इसका मतलब है इट कैन बी फिल्ड, इट कैन बी फिल्ड। तो हम पास भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हेयर वी विल यूज कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे हम वापस लौट के नहीं आना चाहते। ठीक है, तो मैंने एस को क्या कर दिया है, मैंने एस को क्या कर दिया है, कमेंट्स कर दिए, क्योंकि मुझे पता है जरूरत नहीं है, आप लोग यूज करना चाहें तो यूज कर लीजिएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, क्या करना पड़ेगा लास्ट पॉइंट में? हर हर रॉ में, इंटीजर में, ये तो सिंपल आसान है, सिंपल यही करूंगा जैसे मैंने ये किया था, पहले को मैंने फ्लोट किया था, तो आखिरी को क्या करूंगा? यहाँ पे क्या आएगा? यार अब 6 नहीं लिखते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रॉ 5 ही कर देते हैं, सिंपल। मैंने कहा था ना ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू उठा के भी किया जा सकता था। यहाँ पे आप लिख सकते थे इफ रॉ इंडेक्स 1, जब भी बात यही आनी थी ना। यहाँ पे आप लिख सकते इफ रॉ इंडेक्स 2, जब भी बात यही आनी थी। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे फाइनल कर दिया। क्या मेरा सर्वे का कॉलम अपडेट होगा, सर्वे का डाटा अपडेट होगा? ऐसे आ रहा था, ये देखें, सर्वे ऐसे आ रहा था, सर्वे ऐसे आ रहा था, सारी चीजें क्या है, स्ट्रिंग है, सारी चीजें क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैंने एक लूप चलाया, ये करना जरूरी नहीं है, अगेन ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इतने इतने वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसमें, तो ये आप डायरेक्ट कर। तो मैंने कर दिया रॉ 0, जो पहला जगह पे जाके अपडेट हो जाए। अब ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक हर रॉ नहीं आ जाती। और क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। एरर आएगा, अगर एरर नहीं आया तो हमारी चीज सही हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 2 मरतबा एलिमेंट लिखा हुआ है, कहाँ पे? ऐसा कोई वेरिएबल बनाया था हमने? ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बनाया था हमने। अब सर्वे का कॉलम देखें जाके, सॉरी सर्वे का वेरिएबल। हाँ तो पहले बताते ना, गलती हो गई है ना, आप सही करेंगे। सर्वे का आंसर क्या आएगा? अगर मैं शुरू की 5 दिखाऊं डाटा आपको, 3 दिखाते हैं, क्या आएगा डाटा में? ओरिजिनल डाटा है, कन्वर्ट हो चुका होगा। नाउ वी आर सेटिस्फाइड, दिस इज व्हाट, नॉट अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है एटलीस्ट। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास क्या है, बूलियन सारे। ये क्या आ रहा है आपके पास, स्ट्रिंग। ये क्या आ रहा है? ये नन आ रहा है। और ये क्या आ रहा है? फ्लोट। फ्लोट चाहिए था हमारे को, क्या चाहिए था? चलें चेंज करते हैं, आए कैसे, और आई इन सर्वे, और क्या करेंगे? अब मैं आई लिखा है, तो आई के अंदर कौन इंडेक्स है? 5 इज इक्वल टू टीजर आई। पहले मैं रॉ लिख रहा था, अब मैं आई लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी। क्या? सारे, सारे फॉल्स है बुलियन? कहाँ पे सेंसिटिव केस में? अभी देख लूँ। तो ये तो आपने नहीं बताया ना, ये तो आपने नहीं बताया ना, मेरी क्या गलती है? भाई ट्रू इस लिखा हुआ, उधर ट्रू लिखा हुआ है।
ट्रू ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा आप कह रहे हो सारे सारे जो है वो फॉल्स हैं, आप बता नहीं रहे हो कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये कौन बताएगा, ये भी तो आप लोग ही बताओगे। एनीवे कुछ नहीं है, हमारे पास वहां पे ट्रू कैपिटल में लिखा है, ये देखना। ट्रू किस में लिखा हुआ है, और जाहिर है बात है कैपिटल टी और स्मॉल आर यू ही तो कहीं अवेलेबल ही नहीं था, तो सारी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, तो नीचे वाली बॉडी भी रन नहीं हुई। आए दोबारा चलते हैं। देखिए अब मुझसे गलती तो हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डाटा को दोबारा रीड करवाना चाहिए ताकि ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ये सारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और सर्वे सर्वे का दोबारा से डाटा देख लें। और फाइनली यहाँ पे मैं करेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में करेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन चले नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। नहीं होंगे सारे। इवेल यूज होता है मैथ्स में जाके, इवेल्युएट का फंक्शन। अब तो सही आ रहा है, अब तो सही आ रहा है आपका। लेकिन अभी भी मैं, जो हमने पहले मिस्टेक की थी वो क्या मिस्टेक थी, लास्ट कॉलम को हमें किसमें कन्वर्ट करना था, इंटीजर में। नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी कर लेते हैं यार, क्या मसला है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्या, अभी कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको सर्वे दोबारा प्रिंट करवा के बताऊं तो वही चीज आएगी जो मैं आपको, क्या मैंने अब वेरिएबल बनाए कोई 6 एलिमेंट, 4th एलिमेंट कुछ बनाया, डायरेक्ट कर दिया। आप लोगों को भी ऊपर भी वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये किस में आ रहा है और ऊपर किस में आ रहा था। इसका मतलब है नाउ वी हैव फिक्स द, फिक्स व्हाट। अब बात ये है कि ये काम कर दिया जूनियर डाटा साइंटिस्ट ने। किसने कर दिया, जूनियर डाटा साइंटिस्ट ने कर दिया। अब जूनियर डाटा साइंटिस्ट इस चीज को फॉरवर्ड करेगा किसके पास, अपने सीनियर के पास। वो कैसे फॉरवर्ड करेगा, वो कैसे फॉरवर्ड करेगा। देखिए हमें हमें अपनी जो है ना उसके साथ काम करना है, सिनेरियो के साथ। क्लास तो हमने लेनी नहीं है ना, हमने तो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस ही होती है। आपने काम कर दिया, आपने कहा यार प्लीज क्लीन दिस डाटा एंड फॉरवर्ड टू मी। क्या करेंगे आप, क्लीन कर दिया, आपने कहा सर ऑल इज डन। अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड यू। हाउ, क्वेश्चन कम्स हाउ, कैसे, कैसे फॉरवर्ड करेंगे आप ये फाइल, IPYNV की फाइल, जो कि मैं करता हूँ आप लोगों को। यस, आप इसको CSV में राइट करवा सकते हैं, CSV में राइट करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CSV फिर अगेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा जब उसको रीड करवाओ। क्यों, CSV इज अ टेक्स्ट फाइल। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में कैसे, CSV इज अ टेक्स्ट फाइल, तो आप कैसे इसको करेंगे ये मुझे बताइएगा, ठीक है। नहीं नहीं, अभी आपके पास पूरा 1 हफ्ता है, पूरा 1 हफ्ता है आप लोगों के पास, पूरा 1 हफ्ता है। टेक योर टाइम, ठीक है। ऐसे ही होगा ना कि आप, आपके सुपरवाइजर ने कहा लाओ यार फॉरवर्ड कर दे मुझे, तो फिर आप कैसे फॉरवर्ड करेंगे। अरे यार कोड दे देंगे, ये भी अच्छा है। चलें लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास डाटा ये है। अच्छा ये सर्वे किया गया था, ये सर्वे किया गया था कि हमारे पास ये जो डाटा है, एक्चुअली ये डाटा कितना बड़ा है, डाटा है कितना बड़ा, लेंथ से चेक कर लूंगा तो मुझे नंबर ऑफ रॉस पता चल जाएंगी विदाउट हेडर्स, विदाउट। तो मेरे पास टोटल ऑलमोस्ट 26,000 का डाटा है। कितने का है, ऑलमोस्ट 26,000 का डाटा है मेरे। अब ये लोगों ने सर्वे किया था कि कौन पाइथन का यूजर है, कौन आर का यूजर है, कौन सीक्वल का यूजर है, सीक्वल है ना क्या, सीक्वल का यूजर है। और उसमें आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, उसमें आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं। किसी ने कहा कि मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ और सीक्वल यूज कर रहा हूँ, दोनों की जगह पे ट्रू है। और उसमें सबसे ज्यादा क्या यूज किया मैंने, साइकिल लर्न, ठीक है, इसका मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। किसी ने कहा मैंने पाइथन तो यूज किया लेकिन मोस्ट यूज का उसको सवाल ही नहीं पता था कि इसमें मैं क्या लिखें। अब मुझे पहले तो ये बताएं कि हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं 26 में से जो पाइथन यूजर है या आर यूजर है या सीक्वल यूजर है, कितने लोग हैं। पहले तो एक काम करते हैं, सूडो कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, सूडो कोडिंग क्या होती है। वैसे सूडो सूडो कोडिंग की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, टी जो है वो साइलेंट है। तो सूडो कोडिंग करते हैं। सूडो कोडिंग क्या होता है, यस, प्लान। और व्हाट इज सूडो कोडिंग,
सूडो कोडिंग का मतलब ये होता है कि यू प्लान योर वर्क फ्लो, बट ये कोड नहीं होगा, ये कोड नहीं होगा, ये एक्चुअली कोडिंग का फ्लो होगा, कोडिंग का फ्लो होगा। यार पहले मैं ये स्टेप करूंगा, ये फिर करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, तो दिस इज कॉल्ड द सूडो कोडिंग विच इज नॉट द कोडिंग एक्चुअली। कोडिंग तो फिर कोडिंग हो गई ना। सूडो कोडिंग में आप फ्लो डिफाइन करते हो, यार पहले मैं ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा। एंड दिस कैन बी द सूडो कोडिंग कैन बी डन इन योर माइंड और ऑन द पेपर। चाहे आप रोमन में लिखें, उर्दू रोमन उर्दू में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे आप अपनी एक्चुअल उर्दू में लिखें, तो क्या बता रहे हैं आप? फ्लो बता रहे हैं। आप ऐसे लिखते नहीं है कि यार फर्स्ट मैं पहले ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा। दिस इज द सूडो कोडिंग भी, यही कोडिंग है कि आप डिसाइड कर लो कि आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा। आप डिसाइड कर लें कि आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फॉर लूप लगाते हैं। हमने करना क्या है पता है आपको? पाइथन के यूजर चाहिए। यूजर अभी मुझे नहीं पता, तो इनिशियली पाइथन यूजर कितने होंगे और आर यूजर कितने होंगे? आर यूजर भी नहीं पता, जीरो। ये जीरो क्यों लिख रहा हूँ, वन क्यों नहीं लिख रहा? काउंटिंग करनी है, मैंने क्या करना है? ऐड करना है ना टोटल। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने तो मेरा सवाल सुना, तो मैंने यही कहा पाइथन के कितने यूजर्स हैं, तो क्या करेंगे? गिनेंगे ना, 1 2 3 4। जहां जहां ट्रू आ रहा होगा वहां पाइथन का यूजर होगा। जहां सीक्वल में ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है? यस आई एम अ पाइथन यूजर। और फाइनली क्या है हमारे पास? सीक्वल या एसक्यूएल। एसक्यूएल भी बोलते हैं, वैसे सीक्वल ज्यादा बोलते हैं। सीक्वल यूजर कितने हैं? लूप चलाएं। अच्छा, ये तीनों चीजें हमें कौन से, हर रो में कौन सी जगह पे मिल रही है ये तीनों आइटम? 1 2 एंड 3 पे। क्योंकि आप देखेंगे इसमें आपके पास क्या आ रहा है? कंपनसेशन एक्सपीरियंस आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास? और ये क्या आ रहा है आपके पास? पाइथन। ये आपके पास क्या आ रहा है? आर। और ये आपके पास आ रहा है एसक्यूएल। कैसे पता चला मुझे? डाटा से पता चला ना, ये देखें, पाइथन, आर और सीक्वल। डाटा भी देखना जरूरी है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट काउंटिंग। कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर आई इन, अब आई मुंह में है, आप रॉ बोल लें इसकी जगह पे। फॉर आई इन, सर जी क्या कह रहे हैं? 3 वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है अभी। फिर उसके नीचे 3 वेरिएबल आएंगे। अभी तो एक ही डाटा कहाँ पे है? डाटा तो एक ही वेरिएबल है ना अभी। जी, 3 वेरिएबल एक लाइन में थे, लेकिन इधर इधर कैसे देंगे? लास्ट टाइम बताया था ना, जिप करके आप दे सकते हैं या इन्यूमरेट करके भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, सिंगल सिंगल वेरिएबल है ना। सर्वे। सर्वे के अंदर कौन कौन सा डाटा चाहिए हमारे को? पाइथन किस में आएगा? चले पाइथन का वेरिएबल बनाते ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। पाइथन कौन सी जगह पे? आई वन में। कैसे पता चला? क्योंकि पहला आइटम जीरो पे था, तो दूसरा आइटम पाइथन का था वन पे। और आर कहाँ पे है? आर है कौन, क्या है? टू पे। और सीक्वल कहाँ पे है? देखिए मैं चीजें आसान कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? चीजें आसान कर रहा हूँ। अब मेरी प्रैक्टिस तो इतनी हो गई कि मैं इसको डायरेक्ट भी ले जा सकता है, लेकिन आपने वही प्रैक्टिस करनी है जब तक आप ग्रो अप ना हो जाए। आपको कह रहे हैं ना बड़े हो जाओ थोड़ा सा, तो जब तक आप बड़े नहीं हो जाए आपने भी ये प्रैक्टिस रखनी है कि चीजों को ब्रेक डाउन करके करना है ताकि आपको समझ आए। पाइथन अब मुझे किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने वेरिएबल बना दिया। क्या करूं? पाइथन यूजर कितने हैं ये कैसे चेक करूं? आर यूजर कितने हैं कैसे चेक करूं? इफ आई वन नहीं, पाइथन, अब पाइथन है ना। पाइथन, इफ पाइथन, इफ पाइथन इज इक्वल टू व्हाट ट्रू, विच वन, विच ट्रू, कौन सा ट्रू? स्ट्रिंग, एक्चुअल बुलियन ना। अब तक क्योंकि हमने डेटा टाइप चेंज नहीं। और एक बात बताएं, मैं ट्रू भी क्यों लिख रहा हूँ? अगर मैं सिर्फ पाइथन लिख दूं तो पाइथन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? दो। तो इफ ट्रू, इफ फॉल्स, जब भी तो स्टेटमेंट चलती है ना। अगर मैं लिखूं इफ ट्रू, याद है मैंने एक बार लिखा था, इधर देखें आप, अगर कहीं पे देखें पाइथन, पाइथन इज अ रैपर, पाइथन क्या है? अगर मैं लिखूंगा इफ ट्रू, तो बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? ओके आएगा प्रिंट या नहीं आएगा? और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं तो मुझे इसको बताना जरूरी है कि पाइथन बराबर है ट्रू के, पाइथन बराबर है फॉल्स के? बता सकते हैं, कोई उसमें हार्म नहीं है, लेकिन क्यों करें यार? और प्रैक्टिस भी नहीं।
क्योंकि हम तो बेस्ट प्रैक्टिस को आप यूं कर सकते हैं, देखें, इफ यू डू दिस एब्सोल्युटली फाइन, इफ यू डू दिस एब्सोल्युटली फाइन, बाय व्हाई, क्यों इतना रिडंडेंट काम करें हम लोग, वैसे ही हम लोग लेजी होते हैं, डेटा साइंटिस्ट इज ऑलवेज अ लेजी पर्सन, वो कहता है कि मैं छोटा कम ही काम करूं। तो इफ पाइथन लिख दूंगा काफी है, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो जाएगी और बॉडी भी चल जाएगी। अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, तो क्या करना है, पाइथन के अंदर कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, प्लस इज इक्वल टू, आप लोग हो गए होशियार अब। और आर के लिए क्या करूं, बताएं, स्टेटमेंट बताएं। एक ही जगह पे दो ट्रू भी आ रहे हैं, ये देखें, एक जगह पे दो ट्रू भी आ रहे हैं, एक जगह पे भी दो ट्रू आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक इफ को चेक करना है और इसके अलावा दूसरी और चीजों को भी उसी लाइन में चेक करना है, तो फिर एल इफ और एल्स नहीं लगेगा, फिर दोबारा इफ लगेगा, क्योंकि जितने इफ लगाएंगे उतनी मरतबा वो चेक करता जाएगा। एल्स, इफ, एल इफ और एल्स में तो अगर एक स्टेटमेंट में हो गए तो फिर वो नीचे की स्टेटमेंट को चेक नहीं करता। तो मुझे तो हर जगह पे, यानी कि मुझे हर रॉ पे चेक करना है कि क्या कोई आर यूजर है, कोई पाइथन यूजर है, कोई सीक्वल यूजर है, तो यहाँ पे इफ एल्स नहीं लगेगा, यहाँ पे इफ लगेगा। वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने 1 से 2 क्लास सेशन पहले पूछा था कि ये इफ के बाद इफ लग सकता है, तो आज यहाँ पे पूरा हो रहा है कि यस लगेगा, लेकिन वहां पे सिचुएशन होगी, सिचुएशन ये होगी कि वो दूसरी कंडीशन को भी चेक करना चाहता है। क्या यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू नहीं कर सकता था, एंड और के थ्रू, इस जगह पे इफ पाइथन और इफ आर, इफ सीक्वल, ये नहीं करता, और नहीं कर सकता था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी 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 करवा रहे हैं। कौन कह सकता है कि हम ये काम, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दूसरी इफ स्टेटमेंट लिखे ना, हम ये कहेंगे इफ आर, तो क्या कर दो, आर में ऐड कर देना, ऐसे ही कह रहे हैं ना हम लोग, इफ आर तो आर में ऐड कर दो। अब मेरा सवाल ये है, यूजर, आर यूजर, क्या मैं यहाँ पे नहीं ले सकता इफ पाइथन और आर और सीक्वल, क्योंकि और में तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती तो वो दूसरी चीज को देखता ही नहीं और पाइथन के अंदर ही ऐड कर देता। मुझे तो तीनों को अलग अलग अपडेट करना है, तीनों को अलग अलग, और फाइनली क्या आएगा, इफ सीक्वल। ये क्यों ट्रू हो रहा है, क्योंकि इनके बैकएंड पे ट्रू एंड फॉल्स ही चल रहे हैं। आपको पता है ना, सीक्वल की अगर मैं डाटा निकालूंगा तो ट्रू और फॉल्स आएगा, पाइथन का डाटा निकालूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डाटा टाइप अपडेट भी की है। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली। अच्छा, आगे जाके ना ये चीजें और आसान हो जाएंगी, आगे जाके ये ऐसे करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। वो कब होगा, जब हमें बेस पता होगी। जिसको फाउंडेशन ही नहीं पता वो क्या काम करेगा, जिसको फाउंडेशन ही नहीं पता वो क्या काम करे। तो हमारे पास टोटल 25,000, 26,000 डाटा में से कितने पाइथन यूजर हैं, कितने जो है, मैं तीनों का प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट। और इसी तरीके से आर और जी, 21,860, ये तो वैल्यू 26,000 ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा आनी भी चाहिए ना भाई, क्यों, क्यों, एक ही रॉ में ही तो मल्टीपल चीजें हैं। मैंने सिंगल सिंगल रॉ को तो चेक थोड़ी किया, मैंने एक रॉ में मल्टीपल चीजें की हैं। तो अगर आप पाइथन के ट्रू पे फिल्टर लगाएं आंसर, एक्सेल इस्तेमाल करनी आती है आप लोगों को, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा आपका फिल्टर। ये बॉदर कर रहा है यार। यहाँ पे जितने भी ट्रू है, अगर मैं इसको पिक कर लूँ तो आंसर कितना आएगा, कितना आना चाहिए, मेरा आना चाहिए आंसर, मेरा जितना आंसर आना चाहिए, इसका मतलब मैं वरना गलत काम कर रहा हूँ ना, तो वो कितना आना चाहिए, 21,860, एटलीस्ट 25,000 से ज्यादा, वो जो टोटल वैल्यू उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, और देखें उसी के अंदर ही है। तो क्या इधर भी यही आ रहा है, 21,860, लेट्स सी। फॉल्स को हटाते हैं, सिर्फ ट्रू को देखते हैं, कहाँ आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 21,860, और आर कितने आने चाहिए,
जो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो ही आना चाहिए। ये कितने आने चाहिए? 5335। सीक्वल का चेक नहीं करवाऊंगा मैं, आप वो कर लीजिएगा। एक दो चीजें चेक करवाना जरूरी था तो वो मैंने करवा दिया। अब मैं यहाँ से फिल्टर हटाता हूँ और यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? 5335। 5335। तो कितना आंसर आ रहा है भाई? पाइथन से फिल्टर नहीं हटा? हाँ सॉरी। ठीक है, 5335। और सीक्वल भी फिर इसी तरीके से आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से हमें पता चला, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये तो 25,000 से ऊपर, 26,000 से ऊपर चले गया है। लेकिन आप देखें ना, हम तो एक एक रॉ में मल्टीपल वैल्यूज ट्रू आ रही थी, तो वो उसको भी काउंट कर रहा था। हाँ ये कुछ ये देखिएगा कि कोई एक सिंगल वैल्यू 26,000 यानी कि 25,900 एंड कितना था उससे आगे नहीं जाए, फिर तो आपका रिजल्ट वाकई में गलत है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि मुझे ना थोड़ी सी ग्रैन्युलर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बगैर ना एनालिसिस होते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो लोग कर लेते हैं वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, या उनको कैसे हजम हो जाती है बात, मुझसे हजम नहीं होती। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बगैर आप काम ही नहीं बनता, डाटा साइंस तो बनती नहीं। हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ भी जाते हैं। वैसे दिस इज नॉट द प्योर स्टेटिस्टिक्स जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, वो हम आगे जाके करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी हैबिट में बना दूंगा। हैबिट बनाऊंगा तो आप लोग यूज टू होंगे, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मुश्किल चीज को आपको कई टाइम पहले पढ़ा दूं, कि जब वो चीज आए तो आप कहें ये तो पढ़ा हुआ है। और वो मैं आपको बताता नहीं हूँ कि मैं कब आपको क्या पढ़ा देता हूँ। मेरे पास एक कॉलम था। कौन सा कॉलम? मेरे पास दो कॉलम्स हैं। एक है एक्सपीरियंस कोडिंग का, एक है मेरे पास एक्सपीरियंस कोडिंग का कॉलम, और एक मेरे पास है कंपनसेशन का कॉलम। इसका थोड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। पहले तो इसका स्प्रेड चेक करते हैं। स्प्रेड क्या होता है? हिस्टोग्राम किस किसने बनाया? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको क्या बताता है? हिस्टोग्राम आपको क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना आपको। डिस्ट्रीब्यूशन कितने किस्म की होती है? टू टाइप्स की। एक होती है आपकी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपकी होती है स्क्यूड। कौन सी होती है? ये नहीं पढ़ रहे अभी हम लोग, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको। उस डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना बता रहे थे, उसी के अंदर से ही आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ये बता देते हैं इसका मीन कहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप वैसे ही बता देते हो कि मीन कहाँ पे लाई करता है, इसका मोड कहाँ पे, मीडियन कहाँ पे, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ आए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कुछ नहीं है, रेंज ऑफ वैल्यूज है। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं बोले आप लोग? रेंज ऑफ वैल्यूज को। मुझे अब इसके साथ भी ये करना है, क्योंकि स्टैट्स में हम लोग, अब मैं आपको तमाम प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टैटिस्टिकल बेस करवाऊंगा। हम हम तो वैसे भी नॉर्मल डाटा साइंटिस्ट नहीं बनने वाले, एब नॉर्मल डाटा साइंटिस्ट बनने वाले हैं। रेंज कैसे निकालूं मैं कि एक्सपीरियंस सबसे कम एक्सपीरियंस कितना है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कितना है? यही आपको स्प्रेड बताएगा ना, कि टोटल स्प्रेड, स्प्रेड इज नथिंग बट अ रेंज। स्प्रेड इज नथिंग बट अ रेंज। डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ रेंज। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है एक्सपीरियंस? ऐसे समझ नहीं आ रहा हमारा, ऐसे समझ नहीं आ रहा। सिमिलरली कंपनसेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? कोई फ्री में काम कर रहा है या कोई कितने डॉलर्स में, ये डॉलर्स में वैल्यू है ये वाली जो कंपनसेशन इज योर डॉलर वैल्यू। कमाते कितना है आप? पाइथन वाले कितना कमा रहे हैं? जिसने जिसने पाइथन और सीक्वल पे काम कर लिया और उसका 6.1 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस कोडिंग है, तो वो सालाना इतने कमा रहा है डॉलर्स में। ये मेरा डाटा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, ये डाटा खुद मैंने उठाया। बताएं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनसेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक? दिस इज अ प्रोजेक्ट, आई वांट योर आंसर। रेंज की कमांड में तो रेंज वैल्यू मुझे देनी पड़ती थी ना, यहाँ से यहाँ तक। इसकी रेंज कैसे निकालूं? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कैसे निकालूं, मैक्सिमम कैसे निकालूं? डाटा तो मेरे पास यहाँ पे सर्वे के अंदर सारा डाटा है, पूरा डाटा है। मैं तो सिर्फ दो पर्टिकुलर कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। मिन और मैक्स कमांड पूरे डाटा पे तो अप्लाई नहीं हो सकती ना, तो मुझे उन पर्टिकुलर कॉलम्स कैसे अप्लाई करूँ? और लूप चला रहा हूँ तो मेरे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज आ रही है उस कॉलम की, कैसे कैसे करूँ? देखें, ये बात का जवाब ना आप लोगों ने, ये दरवाजा बंद कर दें, वैसे ही गर्मी हो रही है।
रॉज जीरो का मतलब तो ये है कि एक एक आइटम का एक वैल्यू की कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कोई सिंगल वैल्यू की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। अगर मेरे पास एक सिंगल डाटा है तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। मुझे एक सिंगल कॉलम का मिनिमम मैक्सिमम निकालना है मेरे दोस्तों, और कंपनसेशन एक कॉलम है, उसका मिनिमम मैक्सिमम। आप दोनों का अलग अलग केस कंसीडर करें। पहले कॉलम का डाटा का मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकाल सकता हूँ? वो किसी ने वो बनाई है अभी, डाटा साइंस, थोड़ा सा वर्ड मिस हो गया उसमें। डाटा साइंटिस्ट इज कंसीडर्ड एज दी ब्रेन ऑफ द कंपनी। तो आपका ब्रेन कहाँ है? आप लोग अपना ब्रेन इस्तेमाल करें कैसे? कोई एक एडवाइस कर दें अच्छी सी। पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। अब देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा सूडो कोडिंग हो रही है। क्या हो रही है हमारी? सूडो कोडिंग हो रही है। कि पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। अब बात अच्छी है, क्या नाम है आपका? अल्ताफ भाई। अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि आप पहले एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें। अब अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। ये पूरा कॉलम उठ के कैसे आएगा हमारे पास? देखें कैसा माइंड चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? जब आपको फ्लो मिला तो आपने कहा कि यार आप एक एक वैल्यू को एक लिस्ट में स्टोर करवा दें। लूप चला के मैं पहले कॉलम पे लूप चला के उसको एक लिस्ट में अपेंड करवा सकता हूं। अब देखें, और आई इन सर्वे, सब आप लोगों को पता है, लेकिन माइंड नहीं चल रहा। जिस वक्त माइंड चलना शुरू हो गया तो आपसे बड़ा डायमंड कोई नहीं। तो जब माइंड नहीं चल रहा, बेकार है। जब माइंड चल रहा है तो गोल्ड, डायमंड, अब आपके पास ये तमाम कैटेगरीज आ गई। मुझे पहले एक्सपीरियंस की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो अच्छा, इसमें से हमने एक बात की टेक अवे, वो क्या? एक एक स्टेप को सोचो। क्या? जब आप एक स्टेप को सोचेंगे तो आपको दूसरा स्टेप मिलेगा, दूसरे स्टेप को सोचेंगे तो फिर आपको तीसरा स्टेप मिलेगा। और हो सकता है कि इस तरीके से आपको आपकी आपकी डेस्टिनेशन भी मिल जाए, जो चाहिए आपको वो मिल जाए। तो एक्सपीरियंस लिस्ट क्यों बनाई मैंने? क्योंकि डाटा मल्टीपल आएगा। और कंपनसेशन, कम कंपनसेशन, आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, मेरी आइज को फर्क पड़ रहा है। कंपनसेशन लिस्ट दूं, क्या दूं? लिस्ट ही दूं ना, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल डाटा डालना है। अब लूप चला सकता हूं। और आई इन सर्वे, एक्सपीरियंस कौन से इंडेक्स पे? जीरो पे। और कंपनसेशन बिल्कुल, यानी कि -1 पे। -1 बोल सकता हूँ ना? वैसे क्या बोल रहे थे? 5, फिफ्थ? फिफ्थ नहीं बोलते, -1 बोल रहे थे। लेट्स चेंज सम इंडेक्स। तो मेरा ये आ गया। EXP वेरिएबल बना दूं आप लोगों की आसानी के लिए, मुझे जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। और कंपनसेशन किस में आ गई? भाई मैं कोई भी नाम लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? इंडेक्स सही होना चाहिए। -1 और यार मुजम्मिल, पानी लाएं आप? दे दें यार प्लीज। तो तो अब ये दोनों आ गए। EXP किसके अंदर अपेंड होगा जाके? एक्सपीरियंस के अंदर। और COMP किसके अंदर अपेंड होगा जाके? यही तो चाहिए था, दोनों कॉलम को अलग अलग उठा लिया। अब करेंगे इनके साथ। मैं था डीजे कॉलेज में। वहाँ पे डीजे कॉलेज में जो है ना, क्या कहते हैं, पार्टी के नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पीछे कैंटीन के पीछे ही अपना जो है ना वो टॉर्चर रूम बनाया था। कहते थे अब आ जाओ, बताता है तुम्हारे को। तो वहां पे ले जाके पिटाई होती थी। तो एनीवे, एक्सपीरियंस डॉट अपेंड। यार इधर मैं I0 नहीं लिख, अपेंड करवा सकता था डायरेक्ट। I0 अपेंड करवा सकता था ना। तो वेरिएबल बनाने की जरूरत थी, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बनाया। और कुछ? और कंपनसेशन, कंपनसेशन की जगह पे क्या आएगा? I -1। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वेरिएबल बनाया हुआ है, तो आप, क्या हुआ आप लोगों ने सिंपल इधर क्या काम किया? एक्सट्रैक्टिंग का कॉलम। क्या कर रहे हैं आप? कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि आपको इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करने। याद रखिएगा, जो भी आप टोटल डाटा लेकर आते हैं वो सारा डाटा आपके काम का नहीं होता, सारे काम का नहीं होता। उसमें से पर्टिकुलर चीजें जो है आपने, आपके लिए भी है, आप करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से कॉलम्स रेलिवेंट है, फिर उसी पर फोकस होगा, पूरे डाटा पे फोकस नहीं होता।
क्या गलती की है? सर्वे, सर्वे की स्पेलिंग गलत है। अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, कॉलम अलग। मेरे पास आ गया कंपनसेशन, कॉलम अलग। एक्सपीरियंस के अंदर हर वैल्यू की डाटा टाइप क्या थी? फ्लोट। कंपनसेशन के अंदर हर वैल्यू की डाटा टाइप क्या है? लेकिन ओवरऑल ये क्या है? लिस्ट है। ओवरऑल ये क्या है? एक्सपीरियंस एक अलग लिस्ट है और कंपनसेशन एक अलग लिस्ट है। सबसे पहले तो मैं ये देख लूं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। हाउ टू फाइंड आउट द रेंज। पूरा स्प्रेड चेक करना है ना, कैसे चेक करेंगे? लेंथ से नहीं चेक करते, लेंथ तो आपको काउंट बताता है। अब बोले ना, अब आप लोग नहीं बोल रहे मिनिमम वैल्यू अप्लाई करें। मिनिमम, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड मिनिमम, वो आपको क्या बताएगा? मिनिमम एक्सपीरियंस बता देगा। और इसी तरीके से आपके पास मैक्सिमम एक्सपीरियंस बता देगा। और पहले पहले तो रेंज देख। हमारे पास एक्सपीरियंस है फ्रेशर से लेकर, फ्रेशर से लेकर कितने साल तक? 30 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है हमारे पास लोगों को। ये हमारे पास क्या आ रहा है? स्प्रेड, रेंज आ रही है। क्या आ रही है? रेंज आ रही है। अब इसका स्प्रेड हिस्टोग्राम पे कैसे बनेगा ये देखना पड़ेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिक में भी आपके पास दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्रिक में, नॉर्मल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी? नॉर्मल एंड यूनिफॉर्म। अभी समझ, अभी बस याद रखना, याद भी ना रखें, भूल जाए। सिमेट्रिक और स्क्यूड में आपके पास दो किस्म की होती है, राइट या पॉजिटिव स्क्यूड, या लेफ्ट या नेगेटिव स्क्यूड। तो राइट एंड लेफ्ट स्क्यूड, या पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड, दोनों में से। अभी हमें ये नहीं पता कि इसका ये किस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। जब हम ईडीए की तरफ जाएंगे ना, तो जब हमें ये तमाम चीजें पता चलना शुरू होगी। तो इसका जो स्प्रेड है वो है 0 से 30 के बीच में। देखिए इसकी टिपिकल वैल्यू क्या है? टिपिकल वैल्यू क्या किसे कहते हैं? टिपिकल वैल्यू क्या होती है? बताएं बताएं। टिपिकल वैल्यू क्या होती है? यस, एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? इसको मीन कहते हैं। व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज? कम। ये तो मीन की डेफिनेशन बता रहे हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज, हाँ, एवरेज वैल्यू एक टिपिकल कॉमन वैल्यू होती है। लेकिन एवरेजेस में क्या क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड्स आर कॉल्ड एवरेज। मीन को एवरेज नहीं कहते। मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी को बता रहा होता है, मीडियन भी और मोड भी। तो जो भी ये सारे एवरेज की जो है ना वो फर्दर टाइप्स हैं। एवरेजेस की 3 टाइप्स होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन भी एवरेज है, तो फिर मोड भी एवरेज है, तो फिर मीडियन भी एवरेज है। तो मैं एवरेज बोलूँ तो फिर मीन, मीडियन, मोड तीनों ही आते हैं। उसमें से आप कौन एवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं? दिस इज अनदर स्टेप। यार एवरेज तो मैं कर रहा हूँ, व्हाट एवरेज? मोड, आई एम टेकिंग अ मोड। तो समझ आ रही है? एवरेज में भी आप क्या यूज कर रहे हैं, क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू में कौन सी एवरेज इस्तेमाल होती है? मीन, मीडियन का इस्तेमाल होता है। तो उसमें तो मीन भी लग जाएगा। मीन मिड वैल्यू नहीं लाके दी। मीन आपको बैलेंसिंग वैल्यू लाके देता है। आपने कभी बैलेंस किया है? तो इधर ज्यादा वेट हो, इधर इधर कम वेट हो, तो आप थोड़ा सा आपके सेंटर से बैलेंस करोगे क्या? तो बैलेंसिंग वैल्यू तो कहीं और होगी ना। नहीं पता आप लोगों को स्टैट्स, समझ आएगी आप लोगों को। हाँ, दिस इज द गुड पॉइंट। व्हेन देयर इज आउटलायर, तो आउटलायर क्या करेगा? आपकी एवरेज को ओवर या अंडर एस्टिमेट कर सकता है। मिसाल के तौर पे सैलरी, सबकी सैलरी है ऑन एवरेज, एक की सैलरी है 100,000, किसी की है 150,000, 1.5 लाख रुपया, किसी की 2 लाख। लेकिन आपने इसमें अपनी मालकान की सैलरी भी डाल दी, वो दे रहे हैं 1 मिलियन। तो दिस इज द आउटलायर। इफ फिर आप उसका मीन कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे अवर टिपिकल एवरेज सैलरी इज 500,000। वो भी आपके एम्प्लॉय कह रहे होंगे किसको बोल रहे हो भाई, किसको बोल रहे हो तुम? 500,000 किसकी एवरेज वैल्यू है? अगर आप यहाँ पे मीन निकाल लेंगे इस सिचुएशन में, जहाँ पे आपने अपनी एम्प्लॉय सैलरी प्लस
मालकान की उसकी डाली हो, मालकान की सैलरी अक्सर आउटलायर्स में जाती है क्योंकि वो कॉमन सैलरीज नहीं होती, और आपने उसका एवरेज ले लिया तो क्या होगा? मैं आप मैनिपुलेट कर दोगे अपने डिसीजन। आप किसी को ये बोल सकोगे अवर कंपनी एवरेज सैलरी इज 500,000, वो तो निकलते ही आपको एम्प्लॉय पकड़ के मारेंगे, भाई हमारे को तो देते नहीं हो, कहाँ से बोल रहे हो? इन दैट केस वी विल यूज द मीडियन वैल्यू, एंड वेयर वी विल यूज द मोड वैल्यू, मोड एवरेज। हाँ, वो तो मुझे मोड इज द मोस्ट रिपीटेटेड वैल्यू, बट व्हेन वी विल यूज, कब यूज करते हैं? आपके पास ना चार किस्म के डाटा होते हैं। कौन से डाटा होते हैं? चार, पहले भी बताया था। कौन कौन से? नॉमिनल, स्टैटिस्टिकल की बात कर रहा हूँ, डाटा टाइप की पूछा पाइथन की। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल। और रेशो के अंदर फिर, रेशो और इंटरवल दोनों के अंदर फिर दो टाइप्स आती है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। यूजुअली जब आपका डाटा जो है वो नॉमिनल हो, नॉमिनल का मतलब नाम, नॉमिनल स्टैंड फॉर नेम। हफीज की शर्ट पे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? नंबर है वो। हफीज की फॉर्मूला वन की कार में एक नंबर लिखा है तो वो क्या है? इसका कार नेम। हफीज की आफरीदी की शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? 10। 10 क्या है? नंबर है, ये 10वां नंबर का खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी है? इसका टाइटल यार, जस्ट अ नेम। उसकी कोई वेट नहीं है, उस नंबर का कोई वेट, उस 10 नंबर का कोई वेट नहीं है। यू कैन नॉट से कि 10 इज गुड, और जो बाबर ने 2 नंबर की शर्ट शर्ट पहनी है तो बाबर इज लेस, और बाबर इज हाई और शाइन इज लो। ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस नंबर हैज नो वेट्स, इसके कोई वेट्स। दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड नॉमिनल डाटा। यानी मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं इधर कि अभी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। इफ देयर इज नो आउटलायर देन वी विल गो विद द मीन एवरेज। कौन सी एवरेज के पास जाएंगे? उसके अलावा कौन सी एवरेज होती है? मीडियन। और बोलना है वाइंदा, तो वी विल गो विद द मीन एवरेज, एंड वी आर नॉट गोइंग विद द मीडियन एवरेज और मोड एवरेज। ठीक है? वैसे मीन एवरेज नहीं बोला जाता, मीन बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है, मोड बोला। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं एवरेज आगे लगा रहा हूँ। कैसे निकालते हैं मीन? अब आते हैं मीन कैसे निकालते हैं। एड ऑल दी वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे निकाली जाती है पाइथन में? लेन के फंक्शन से। यस, लेन काउंट करता है आपकी अक्रेंस को। तो टोटल एक्सपीरियंस की लेंथ कितनी है? मुझे क्या पता कितनी है? वही होगा 25,000। 25,000 ही होगा ना, और क्या होगा? कॉलम भी तो उसी डाटा से निकला है। इसको डिवाइड मुझे किससे करना है? सम से। सम ऑफ व्हाट? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस ही आ रहा होगा ना। डिवाइड बाय, ऑन एवरेज हमारे पास 5 साल के एक्सपीरियंस के लोग हैं। कितने साल के? 5 साल। अच्छा, आप देखें मीन की वैल्यू जो है ना, कभी कभी डाटा में एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती। मीन, मीन जो है, जरूरी नहीं है कि आपको वो वैल्यू जो डाटा में अवेलेबल हो सकता है 5.29 कहीं पे भी डाटा में अवेलेबल ना हो। तो जब आपको पब्लिश करने होते हैं अपने आर्टिकल, तो आप कभी भी मीन वैल्यू को नहीं लेते, क्योंकि मीन वैल्यू तो आपके डाटा का टिपिकल वैल्यू तो बता रही है, लेकिन डाटा के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हो भी सकती है और कभी कभी नहीं हो सकती। तो मीडियन एंड मोड वो वैल्यूज होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन द डाटा। मीडियन एंड मोड क्या होते हैं? हमेशा डाटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन वैल्यू डाटा के अंदर वैसे ही वैल्यू 5.2972 317, ये शायद मिले भी नहीं आपको। तो मीन वैल्यू का भी ये डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हम लोग ये तमाम चीजें बहुत डिटेल लेवल। तो हमारे पास ऑन एवरेज कितने उसके लोग हैं? 5 साल के। और इनकी एवरेज सैलरी कितनी है? एक मिनट, एवरेज सैलरी कितनी है? एवरेज सैलरी निकाल लो। लेकिन एवरेज सैलरी की पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगी? यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपनसेशन। देखिए एक बात याद रखिएगा, स्टैट्स के बगैर आपकी डेटा साइंस हो नहीं सकती। आई एम सॉरी टू से, हो नहीं सकती आपकी डेटा साइंस। पता नहीं कैसे हो जाती है।
मेरे नजदीक हो ही नहीं सकती डाटा साइंस। आप उठा के, आप मेरी बात भी ना माने, आप डाटा साइंस की डेफिनेशन उठा के देख लेना, मैथ्स और स्टैट्स के बगैर डाटा साइंस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर हम क्यों ना हम शुरू से स्टार्ट करें, और हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे जब आपको सारी बातें पता हो, और मैं आहिस्ता 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 उसमें जहर डालता रहूँ, ताकि आपको जहर का असर पता ना चले। ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट्स के साथ होता है। हमारे पास जो कंपनसेशन है, ये पता नहीं किसको मिलती होगी, कितने डॉलर सालाना है, ये सालाना डॉलर पता नहीं किसको मिलते होंगे, कितने हैं ये? तकरीबन 1.4 मिलियन है। 14 लाख, 14 लाख की नहीं, 15 लाख। 1.5 मिलियन है, कितने हैं ये? 1.5 मिलियन डॉलर्स सालाना। महीने के कितने मिल रहे होंगे? 12 से डिवाइड करें, 1 लाख से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर 1 लाख होता तो उसको 1.2 मिलियन मिल रहे होते ना। हाँ, कितने डॉलर कमा रहा है वो। अच्छा, एवरेज कितने कमाते हैं ये लोग? एवरेज कितने कमाते हैं? वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कितने निकालेंगे? तो हमें पता चला कि अगर हम डेटा साइंस सीख रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट जो है वो इतनी कंपनसेशन तो, क्योंकि पाइथन सीक्वल आर, हमारे उसमें आर नहीं है, क्योंकि आर इज द ऑल्टरनेट ऑफ पाइथन। सीक्वल आनी चाहिए आपको, विच इज द पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग। तो हमें, वी आर नॉट रेगरेटिंग कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम जो हम लोग सीख रहे हैं वो अच्छा सीख रहे हैं। कंपनसेशन और लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस लिख दूं या लेंथ ऑफ कंपनसेशन लिखूं, बात सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों का आंसर थोड़ा ना, थोड़ा ना आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए। कोई कह सकता है ना लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस क्यों लिख रहे हो, ये बात आप लोगों को पता है और हमें पता है, ऐसा ही है ना। हर चीज बताने वाली भी नहीं होती, हर चीज बताने वाली भी नहीं होती है। क्यों? लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा फॉर्मूला गलत है तो कहना हाँ यार, लेट इट बी। वो कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो, बी ऑन योर वे, अपने काम से काम। तो एवरेज भी, एक मिड लेवल भी डाटा साइंटिस्ट सालाना $53,000 तो कमा ही लेता है। $53,000 तो कमा ही लेता है। अब आप क्या बोल रहे थे सर? एवरेज का डायरेक्ट फंक्शन इसमें नहीं है, आपकी जो अगली लाइब्रेरीज हैं, पैंडाज एंड नंपाई, वहां पे आपको, यहाँ पे नहीं। हम अपने फंक्शन जब बनाना सीख लेंगे, जो कि हमने नहीं सीखे, तो फिर हम ये काम कर लेंगे, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट अवेलेबल है हमारे पास, जितना हमने लर्निंग की अवेलेबल है। सब होंगे, सब सब अभी सारी चीजें सामने। अब आगे चलते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये 5 साल से कम वाले कितना कमाते हैं? टोटल 30 ईयर्स तक है ना हमारे पास लोग, 5 ईयर्स तक लोग कितने कमा रहे हैं? मैं थोड़ा सा ग्रैन्युलर एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डीप डाइव करना चाहता हूँ। डीप डाइव होती है ना, अंदर ही चलेगा आप। तो पहले तो एक, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे 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 काम नहीं चलेगा। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल के अंदर अंदर का है, लेस देन 5 ईयर है, और उनके उनके अगेंस्ट कितनी कंपनसेशन दी गई है, उनके अगेंस्ट कितनी कंपनसेशन, टोटल 25,000 कंपनसेशन दी गई है ना, टोटल 26,000 सैलरीज अवेलेबल है ना हमारे पास। 20 से ऑलमोस्ट अप्रोक्स 26,000 सैलरीज में से लेस देन 5 ईयर्स की कितनी सैलरीज अवेलेबल? फिर 5 से 10 ईयर्स तक की कितनी है, 10 से 15 की कितनी है, 15 से 20 की कितनी है, 20 से 25 और 25 प्लस की कितनी है? ये कैसे मुझे पता चलेगा? मुझे थोड़ा सा और एनालिसिस करना है। ये तो आप मुझे बता रहे हो कि उन लोगों की सैलरी जो बहुत पुराने हो गए 30 ईयर्स के, जब भी तो आपकी एवरेज हिल के आ रही है 53,000, आप तो कमा लोगे $53,000, नहीं कमा पाओगे ना? तो फिर क्या अभी 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 इस स्टेज में नहीं कमा पाओगे ना? तो यू नीड सम एक्सपीरियंस। तो इज दैट ट्रू? तो मुझे अपने लिए देखना है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का, अच्छा भाई आपका एक्सपीरियंस है 10 साल का, अच्छा जी आपका एक्सपीरियंस है 15 साल का, तो फिर मुझे अंदाजा होगा कि यार हाँ मैं कहाँ पे लाई करूँ, कैसे करेंगे? जी, कौन बोल रहा है? हाथ को खड़ा करें, हाँ। एक काम करते हैं, हम अपने डेटा में एक नया कॉलम बनाते हैं, हम अपने डेटा में इधर, वैसे वैसे समझाने के लिए बता, इधर बता रहे हैं।
इधर मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 5 से 10 के बीच में, मिसाल के तौर पे ये कहाँ के बीच में, 10 to 15 के बीच में। अभी ये डेट आ रही है, डेट को इग्नोर करें क्योंकि डाटा टाइप चीज है। ये मुझे कॉलम ऐड करना है, ये मुझे कॉलम ऐड करना है अपने इन्वायरमेंट में, कैसे करूँ? आखिरी हर रो में आखिरी वैल्यू जाके कैसे ऐड हो सकती है? अपेंड करके, अपेंड करके। अब आए कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं। मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन सर्वे, फॉर आई इन सर्वे, और सर्वे में मैं क्या करूंगा, इफ आई जीरो, इफ आई जीरो इज लेस देन 5, तो आई के अंदर क्या अपेंड कर दो, डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब है आखिर में अपेंड करेगा। क्या अपेंड करना है? नहीं, लेस देन 5 कर। बस ये स्ट्रिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, स्ट्रिंग लिख रहा हूं। अगली कंडीशन क्या होगी, क्या, आई में खुद ही अपेंड कर रहा होता है, वो खुद ही अपेंड कर रहा होगा, ठीक है। असाइन, अपेंड करते वक्त असाइनमेंट कब यूज किया भाई हम लोगों ने? अपेंड करते वक्त असाइनमेंट यूज किया आज तक हम लोगों ने? दूसरा क्या होगा, एलिफ आई जीरो इज, ऐसे नहीं, 5 से बड़ा या बराबर हो, क्योंकि 5 से लेस तो हम पीछे कर चुके, 5 से बड़ा और बराबर हो, और 10 से छोटा हो तो क्या करना है, क्या पेन करना है, क्या ये हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं अपने डाटा को, क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्या करना है, 5 to 10 years, 5 to 10 years, 5 to 10 years। अगला क्या होगा, मतलब बताते हैं जल्दी जल्दी, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये क्या होगा, और ये क्या होगा, 15, बाकी सब चीजें सेम चलती रहेंगी, 10 15 years। एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक स्क्रीन बना देते हैं, इसको भी ज्वाइन। अगला क्या होगा, 15 to 20, ये हो गया लेस देन 20। इसको क्या करेंगे हम, 15, और इसको क्या करेंगे, ये सही है, और इसको क्या करेंगे, 15 20। अब क्या होगा, 22 25, और उसके बाद बस आप ज्यादा नहीं बनाएंगे, 22 25, तो ये हो जाएगा 22 25। और फाइनली, चलें एल्स नहीं लिखते हैं इस बार, इस लिख दे, एलिफ लिख देते हैं, इफ एनीथिंग ग्रेटर देन 25, इफ एनीथिंग ग्रेटर देन 25 बिकम व्हाट, 25 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। 30 तक था ना हमारे पास, सारे बना दिए। 5 से स्मॉलर होगा तो वो लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा। ये लेस मैंने सही बनाया, लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सही है, लेस देन 5 ईयर, 5 to 10 years एक्सपीरियंस। दिस सारा देख लें एक मरतबा, ऑल गुड। लेट्स सी, सर्वे का डाटा देखते हैं, कुछ चेंज आया कि नहीं आया, 5 वैल्यूज पे यहाँ पे आ रहा है क्या, ये 5 से 10 के बीच में फॉल कर रहा है, तो देखें आप, कर रहा है ना 5 से 10 के बीच में, देखें एंड वाला 10 to 15 के बीच में फॉल कर रहा है, 2.2, लेस देन 5 ईयर्स। इसका मतलब है मेरा डाटा सही बन गया है। मैंने तो सिर्फ एक कोड लिखा, उसने 26,000 पे चला दिया खुद ही। मैंने सिर्फ एक कोड लिख दिया, उसने 26,000 पे अप्लाई कर दिया उसने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइजेशन तो हो गई, अब हम ये देखेंगे कि जो 5,000 से 5 ईयर से कम के लोग हैं उनकी कंपनसेशन कितनी है, 10 to 15 ईयर्स के जो लोग हैं उनकी कंपनसेशन कितनी है, एंड सो ऑन। कैसे करेंगे अब बताएं, कैसे करेंगे? पहले तो ये बताएं कि हर कैटेगरी का डाटा मल्टीपल आएगा या सिंगल आएगा।
लेस देन 5 ईयर्स की कंपनसेशन बहुत सारी आएंगी या एक ही आएगी? बहुत सारी आएंगी। इसी तरीके से 5 to 10 ईयर्स की कंपनसेशन बहुत सारी आएंगी, एक आएंगी। तो डाटा टाइप क्या होना चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हम टेक्निकली कहते हैं बिन्स। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकली क्या कहते हैं? बिन्स। बिन्स देखें आपने कभी? आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है आपने? एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, उसमें रेंजेस दी गई होती है। क्या दी गई होती है? रेंज। उसके अंदर वैल्यूज फॉल कर रही होती है, क्या करें? उसको कहते हैं बिन्स। ये पहला बिन्स है। यूजुअली स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं कि 10 बिन्स होने चाहिए। कितने बिन्स होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? इसकी भी एक लॉजिक है। वो कहते हैं कि 10 बिन्स के अंदर ज्यादा आपका डाटा स्प्रेड नहीं होगा, और यानी कि इंफॉर्मेशन बहुत स्प्रेडेड नहीं होगी, और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो ये उन लोगों ने वैसे ही तय किया हुआ कि 10 होने चाहिए। ठीक है ना? बदमाशी है ना। सैंपल साइज की अभी बात नहीं हो रही है। सैंपल साइज बिन्स नहीं होते हैं। बिन्स क्या होते हैं कि आप डाटा को कितने पार्ट में तोड़ रहे हैं, क्या कितने हिस्से में ब्रेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बिन्स। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो हिस्टोग्राम बनता है उसमें भी बिन्स होते हैं। क्या होते हैं? बिन्स होते हैं। उस बिन का एक बार होता है, लेकिन वो बार बार चार्ट की तरह सेपरेटेड बार नहीं होता, वो कनेक्टेड बार होता है। क्या होता है? वो कनेक्टेड बार होता है। तो वो हिस्टोग्राम होता है, और हिस्टोग्राम हमेशा नंबर ऑफ बिन्स पे चल रहा होता है। किस पे चल रहा होता है? नंबर ऑफ बिन्स पे। और वो क्या होती है? आपकी जो एक की अपर लिमिट होगी, वो दूसरे की क्या होगी? लोअर लिमिट। तो वो कंटिन्यूटी आ रही होती है। इंशाल्लाह ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। बाउंड्रीज बनाते हैं, यस, बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीज आर कॉल्ड बिन्स। अब मुझे ये बताएं कि मैं कैसे एक लिस्ट बनाऊं जिसका मैं कहूं कि लेस देन 5। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा? क्या अगली क्या है हमारे पास? 5 to 10। अब मैं 5 लिख नहीं सकता, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 to, ऐसे लिख देते हैं 5 to 10। और क्या थी हमारे पास? 10 to 15। मैं 10 शुरू में क्यों नहीं लिख रहा 1 से? लीगल नहीं है वो एक्चुअली। वो लीगल 10 to 15 के बाद फिर क्या आएगा? 15 to 20। और 15 के बाद, 20 के बाद क्या आएगा? 22। ऐसा लग रहा है कि स्कूल में वो टीचर कहती थी ना, पेजेस लिख कर आओ मल्टीपल टाइम, वो लग रहा है। इतनी बड़ा रिपीट। और फाइनली मोर देन 25। क्या होगा? लेकिन ये होगा कैसे? ये फिल कैसे करूंगा? इधर कंपनसेशन आनी चाहिए, इधर क्या आना चाहिए? कंपनसेशन। कैसे होगा? लूप चलाएंगे। फॉर आई इन सर्वे, फॉर आई इन सर्वे। अब बताएं, अब बताएं। मुझे लेस देन 5 की कंपनसेशन लेस देन 5 की लिस्ट में चाहिए। इसी तरीके से सो ऑन, मोर देन 25 की कंपनसेशन मोर देन 25 के लिस्ट में चाहिए। कैसे होगा ये? इफ लगाएंगे। इफ आई वॉट। अब वो आखिर में हो गया। अब वो आखिर में हो गया तो हम क्या करेंगे? -1, क्योंकि अब वो आखिर में जाके अपेंड हुआ था ना। इसकी वैल्यू क्या थी याद है आप लोगों को? किस किसके बराबर थी सबसे पहले? लेस देन। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे लिखा हुआ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है यार। लेकिन लिखा कैसे है? माशाल्लाह, वाइड स्पेस डाल के लिखा है। कैसे लिखा है? ये देखें, स्पेस देखना आप। तो फिर इधर से ही उठाएं। आप क्या करेंगे? इधर से ही उठाएंगे। इफ। अच्छा है, कभी कभी गलतियां जो है ना वो हमें सीखने का देती है। ये सही लिखा है ना? तो क्या किस में अपेंड होगी कंपनसेशन? लेस देन 5 में क्या अपेंड होगा जाके? आई वॉट? आई -2। आई -2। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो नहीं होगा, तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एलिफ। सारी एलिफ लिख देते हैं हम। कितने एलिफ आएंगे? कितनी थी कंडीशन हमारे पास?
टू 1 2 3 4 4 एलिफ आ जाएंगे, बाकी एल्स में डाल देंगे। 4 एलिफ आ जाएंगे और बाकी क्या आएगा, एल्स आ जाएगा। तो ये 4 एलिफ आ गए और आखिर में क्या आएगा, एल्स। पहले एलिफ को फिल करते हैं। पहला एलिफ में क्या आएगा, अब क्या आएगा, इफ I-1 इज इक्वल टू वॉट, ये सही लिखा हुआ है। तो क्या करें, अगर ये हो जाए तो क्या करें, इसमें अपेंड कर दें। किसको अपेंड करें, ये इतना इनएफिशिएंट तरीका क्यों है, मुझे मुझे सारी चीजें लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। एफिशिएंट तरीका नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनएफिशिएंट तरीका है कि मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा है कि नहीं है, कुछ चीजें आपको नहीं लग रहा बहुत रिपीटेटिव, मतलब क्या यार, ये कुछ इसका भी कोई स्मार्ट वे होता है। क्योंकि आप ऑटोमेशन सर पे सवार हो रही है ना, तो अब लग रहा है कि नहीं यार क्या होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। इसी चीज को हम किल करेंगे। बल्कि मुझे एक और प्रोजेक्ट भी आपको करवाना है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रोजेक्ट करेंगे, वो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। और उसके बाद हम इन तमाम चीजों को किल करने की कोशिश करेंगे जो हमें बॉदर करती हैं। क्या करेंगे, किल कर देंगे। किल का मतलब क्या है, और ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, और ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, ताकि हमारा काम और एडवांस हो। मैं अभी आपको इस स्टेज पे करवा नहीं सकता क्योंकि वो आपके सर से गुजर जाएंगे। तो जो मैं करवा रहा हूँ उसको करें, लेकिन मैंने आपके माइंड में एक पॉइंट डाल दिया है कि यार ये इतना इनएफिशिएंट नहीं लग रहा मुझे। तो हम कैसे किल करेंगे ये आप लोग देखेंगे। तो ये किस में जाएगा, सॉरी, एक काम तो ये करता हूँ। देखिए जो रिपीट हो रही होती है ना चीजें को ना, उसको मैं लिख लेता हूँ। मुझे पता है ये रिपीट ही होना है। ये सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि जब इधर ये चीज रिपीट हो रही है, पेंड आई माइनस, इधर अब पेंड आई माइनस हो रहा है, तो इधर भी होगा ना रिपीट। तो क्या क्या एक ही चीज बार बार नहीं आ रही है, इसको कैसे किल करेंगे, इसको हम लोग ही किल करेंगे आने वाले वक्तों में। अब इधर क्या करना है, अगली कंडीशन क्या होगी, एक तो ये चीजें भी सेम ही आ रही हैं, ये चीजें भी सेम आ रही हैं, इनको भी फिक्स कर दो। बस सिर्फ आखिर की वैल्यू चेंज होगी, जो चीजें फिक्स आ रही हैं उनको आप कर लो। याद रखिएगा डेटा साइंस में जो चीजें रिपीट रिपीट हो रही होती है उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 to 10 यहाँ पे क्या आएगा, 10 to 15 यहाँ पे क्या आएगा, 15 to 20 यहाँ पे क्या आएगा, 25, सॉरी। और भी देख लीजिएगा कोई अगर कोई मिस्टेक ना रह गई। क्या रह गया, 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और एल्स में तो कंडीशन आती ही नहीं है भाई, एल्स में तो कंडीशन आती नहीं है। और क्या अपेंड होगा, इधर क्या अपेंड होगा, ये किस में जाएगा, 10 to 15 में जाएगा। 10 to 15 डॉट अपेंड, और इधर क्या जाएगा, 15 to 20 डॉट अपेंड, और इधर क्या जाएगा, 20 to 25 डॉट अपेंड, और फाइनली क्या जाएगा आपके पास, मोर देन 20। देख एक मतलब देख लें कोई चीज मिस्टेक तो नहीं की हमने, कहाँ पे, यहाँ पे। और ऑल डन। तो आपने देखा कि जहां जहां मैंने पूरा ना स्ट्रक्चर बना लिया था, क्या बना लिया था, स्ट्रक्चर। अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक जो लीड्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें से कुछ लीड्स हमें कुछ ही टाइम बाद अंदाजा ये हो गया कि उसमें बहुत सारे नंबर व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल नहीं, और वो हमारे प्रोग्राम को क्रैश कर लेते। हमने एक और प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम पता है क्या करता है, वो वेरीफाई करता है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है कौन सा नहीं, खुद ही ऑटोमेटिकली जाता है। हमने पूरा एल्गोरिदम लिख लिया, आप उसको हमने चला दिया है। हमारे पास इतनी ज्यादा लीड्स हैं, मिलियंस में लीड्स हैं, बल्कि वो एक डाटा है जिसमें मिलियंस में लीड। वो क्या करता है, वो एक एक चीज को जाता है और चेक करता है कि ये है कि नहीं व्हाट्सएप। आपको नंबर सेव करने की भी जरूरत नहीं, हमने ये सिस्टम बना लिया है अपनी कंपनी के लिए। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंपनी की मार्केटिंग है उसमें से ज्यादातर काम व्हाट्सएप मार्केटिंग पे होता है। अब वो बेचारे सेव करते रहेंगे, कुछ नंबर लगे कुछ नंबर नहीं लगे,
हम उनको एक ऐसी लीड्स देंगे जो क्लीन लीड्स होंगी, और इसका सिस्टम भी हम बनाते हैं, और ये ऑपरेशनल चल रहा है हमारा। क्यों, कैसे बनाया हमने? हमने कहा यार क्या रिपीटेटिव काम कर रहे हैं यार, मेक इट ऑटोमेट। हमने ऑटोमेट, और हर ऑटोमेशन एआई नहीं होती है, हर ऑटोमेशन एआई नहीं होती। ऑटोमेशन एक ऑटोमेशन एक अलग प्रोसेस है, और एआई एक, एआई को कभी कभी हम मॉडलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडलिंग। तो ऑटोमेशन इज नॉट अ मॉडलिंग। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो ये हमारा डाटा आ गया। अब नाउ अगर ये चल गया और एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इसने एक अच्छी की है। तो मेरे पास ऑन एवरेज लेस देन 5 ईयर वाला कितने कमाता होगा? क्या करूंगा? एवरेज ले लूंगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ दिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दिस। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये 45,000 कमा लेता है सालाना। 5 साल, बहुत जीरो वाला नहीं कमाता होगा, 0 से 5 के बीच में ये कमाते हैं। लेकिन जो सबसे आखिरी है 25 साल वाला, वो कितने कमाता होगा? वो कितने कमाता होगा? बताएं। अच्छा, मुझे अगर सबके सबके एक साथ जो है ना वो, अब मुझे इसके भी प्रिंट करने पड़ेंगे बार बार, कि मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, ये जितना भी डाटा है इसको मैं एक लिस्ट में सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कैटेगरीज वाइज डाटा आ गया। पहला डाटा क्या था हमारे पास? डाटा हमारे पास क्या था? लेस देन 5। दूसरा डाटा क्या था हमारे पास? 5 to 10। तीसरा डाटा हमारे पास क्या था? और फिर 15 to 20। फिर 20 to 25। और आखिरी क्या था? इसको मैंने लिस्ट में क्यों किया है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यार मैं बार बार रिपीटेशन क्यों करूं। अब मैं देखिए क्या करूंगा। मैं इस पर लूप चलाऊंगा कैट पे, फॉर फॉर सी इन कैट, और मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? ये फॉर्मूला लिख दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि कैटेगरीज वाइज कैसे आ रहे हैं। नाम तो नहीं लिख पाऊंगा, नाम भी लिख सकते हैं वैसे। सी और सी। एरर कहाँ पे आया है? नन टाइप किसमें था? मोर देन 25 में नन भी आ रहा है। नन क्यों आ रहा होगा? नन क्यों आ रहा होगा? क्योंकि एल्स में कुछ चीजें कैटर होना रह गई होंगी, इस वजह से नन आ रहा होगा। क्योंकि एल्स तो वैसे आना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ इसको जाके, इसको रिवर्स करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अभी। पहले तो ये देख लें आप, पहले तो आप ये देख लें, फिर इसको रिजॉल्व करते हैं क्योंकि ये एरर आ क्यों रहा है। जिनका लेस देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो ईयरली कितने अर्न कर लेते हैं ऑन एवरेज? $45,000 अ ईयर। तो वी आर नॉट ऑन द बैड ट्रैक। जिनका जिनका 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो कितने अर्न कर लेते हैं? 59,000। जिनका 10 to 15 ईयर्स का होता है, वो कितने कर लेते हैं? 80,000। जिनका, कहाँ पे पहुंच गया? 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वो कितने कर लेते हैं? 75,000। और जिनका 20 to 25 ईयर्स का होता है, ये कोई लीनियर पैटर्न नजर नहीं आ रहा मुझे। कैसे लीनियर पैटर्न? क्यों, यहाँ तक तो ये बढ़ रहा था, यहाँ तक तो ये बढ़ रहा था, लीनियर था ना। लीनियर का क्या मतलब है? कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे डिप नहीं आ रहा है, या नीचे की तरफ जाए। तो ये लीनियर पैटर्न था हमारे पास। पैटर्न को फाइंड आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सडनली आप देखें कि जब ये 15 to 20 ईयर्स पे गया, तो ये $75 पे आ गया। और फिर अगेन जब 20 to 25 ईयर्स पे गया, तो ये वन वन लैख पे पहुंच गया। और आगे तो हमारा एरर आ गया। वो तो हम एरर हम रिजॉल्व करेंगे। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास जहां तक लीनियर पैटर्न चल रहा था, और फिर सडनली हमें एक डिप मिला, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा जंप मिल गया? क्या है ये? नहीं, क्या है ये? एक तो हमने ये बात सोचनी है अभी जाने से पहले, और अभी ये भी रिजॉल्व करना है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके पास
इस डाटा में मोर देन 25 ईयर्स में कुछ एक ऐसा डाटा है, उसका नाम है नन। क्या नाम है उसका? नन को मैं जमा नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? आए जरा मैं आपको दिखाऊं कैसे। लेकिन मेरा सवाल का जवाब आप लोगों पर पेंडिंग है, क्योंकि रिजॉल्व मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप जवाब भी आप लोग मेरे ढूंढ। ये क्या कह रहा है कि मोर देन 5 ईयर में कहीं ना कहीं नन आ रहा है। देखते हैं कहाँ आ रहा है। ये देखें, ये क्या आ रहा है? नन आ रहा है। कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? अब ये नन कैसे आ रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। स्ट्रिंग में आ रहा है, किस में आ रहा है? स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। कौन से इंडेक्स पे नन है? पहला नन तो इधर है, पहला नन तो इधर है। ये देखें, नन है, एम्प्टी डाटा आ रहा है ना। तो इस जगह पे मुझे क्या रिप्लेस करना चाहिए? जीरो। क्या रिप्लेस करना चाहिए? जीरो। क्या रिप्लेस करना चाहिए? दोबारा से बोला, क्या रिप्लेस करना चाहिए? क्या रिप्लेस करना चाहिए? जीरो। एवरेज। एवरेज वाली तो करते हैं जाके। मुझे अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा मुझे? एवरेज कर देते हैं। कंपनसेशन जीरो आ जाएगी, और उसको वो एवरेज सैलरी में काउंट भी कर रहा होगा, तो लेंथ तो बढ़ रही होगी, लेकिन एवरेज कंपनसेशन में एडिशन तो नहीं हो रही होगी ना। तो एडिशन जीरो ही हो। जीरो की एडिशन मीन नो एडिशन। जीरो एडिशन मीन्स नो एडिशन। तो आपकी एवरेज तो फिर बहुत नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? या तो इनको रिमूव कर देना चाहिए, या आपको पूछना चाहिए जहां से आपने डाटा लिया, डाटा के ऑनर से, यार देयर इज अ डाटा मिसिंग, डू यू हैव समथिंग अवेलेबल। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और आप क्या समझते हैं मैं एरर अपनी खुशी से लेकर आया हूँ? एरर तो मुझे लाना ही इस वजह से था कि मुझे आपसे ये सवाल पूछना है। अगर ये एरर आता नहीं तो ये सवाल मैं आपसे कैसे पूछ पाता? तो आप लोग समझ रहे हैं ये एरर क्यों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है? ये बाय पर्पस छोड़ा हुआ है मैंने आप लोगों को। इतना तो हमें भी पता था यहाँ पे एरर आया। इग्नोर करवा सकते हैं, इग्नोर करवा सकते हैं। तो हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज हैं। क्या? जीरो तो नहीं डालेंगे। जीरो डालेंगे तो आपकी एवरेज बहुत नीचे आ जाएगी, क्योंकि फिर वो उसको काउंट करना शुरू करेगा, लेंथ बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन वैल्यूज इंक्रीज। तो वो जाहिर बात है ऑब्वियसली गिर देगा, गिरा देगा उसको। मिसाल के तौर पर ये ऐसे ही है ना, कि आप लोग किसी फ्रेंड्स थे, आप लोग कंट्रीब्यूशन करके जो है वो कुछ मील वगैरह आपने मंगवाया, ठीक है, तो आपकी एवरेज वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ रही होगी। अब आपने फोर्थ पर्सन के लिए भी खाना मंगवाया, लेकिन वो पे नहीं कर रहा, तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? फिफ्थ के लिए बुलाया, वो भी खाने का पे नहीं कर रहा, तो प्रेशर आप लोगों के पास आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज द सेम एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो आपकी एवरेज डाउन हो जाएगी। वहां पे ये केस जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो केस है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? दिस इज कॉल्ड द इम्प्यूटेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्प्यूटेशन, इम्प्यूट करना। क्या कहते हैं हम इसको? इम्प्यूट करना। कि इम्प्यूट भी आप वो वैल्यू करें जो कि एक्चुअली आपसे रिलेट कर रही हो। तो यहाँ पे इम्प्यूटेशन क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट नो। तो व्हाट वुड बी द अदर स्ट्रेटेजी टू गेट द करेक्ट डाटा और टू रिमूव दीज लाइन्स? अब इनको रिमूव करें, और या तो आप इनको करें। अब ये रिमूव कैसे होंगी? लूप चलाएंगे इस पे मोर देन 25 पे, सर्वे पे नहीं, और लिखेंगे इफ देयर इज नन कंटिन्यू, एल्स अपेंड, एल्स अपेंड। क्या करेंगे? बताएं क्या करेंगे? अगर यहाँ पे नन है तो कंटिन्यू कर लो, कुछ नहीं करो, अदरवाइज अपेंड कर लो। अब जब अपेंड करेंगे तो फिर आप लेंगे सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज, एंड यू विल गेट द राइट आंसर, यू विल गेट द क्या? तो डालें, फिर जीरो डालेंगे आप। तो मैंने ये नहीं कहा कि जीरो, अगर एक्चुअल, मैंने कहा करेक्ट वैल्यू डालेंगे, तो करेक्ट वैल्यू में जीरो होगी तो जीरो डालेंगे। लेकिन ऐसे जीरो नहीं डालेंगे कि हाँ चले इसकी जगह पे जीरो डाल दें। इफ देयर इज अ करेक्ट वैल्यू विच इज जीरो, तो देन पुट जीरो। सिंपल। मिसाल पे एक आपका फ्रेंड है जो खाने में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? उसकी कंट्रीब्यूशन जीरो ही डालेंगे ना आप, या क्या डालेंगे? तो करेक्ट वैल्यू आप फिर आप जीरो डालेंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। इसको प्रोजेक्ट को दोबारा से देखते हैं, लेकिन एक काम कर लेते हैं। इतनी मेहनत से काम किया, इस फाइल को तो हमें राइट करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए हमें इस फाइल को? क्यों? इसमें एक कॉलम का भी एडिशन किया हमने। किसका एडिशन किया है? तो हमारे हेडर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हमारा ओरिजिनल हेडर क्या, हमारे ओरिजिनल हेडर में क्या था? आपको याद होगा मैंने ओरिजिनल हेडर्स का वो बनाया था। इसके अंदर मुझे एक और चीज अपेंड करवानी है, वो क्या है? कैटेगरीज। क्या करवानी है? क्योंकि मैंने एक सारे डाटा में कैटेगरीज भी तो डाली है, तो कैसे करवाऊंगा? हेडर्स डॉट अपेंड, हेडर्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये सारे स्मॉल में ना, कैटेगरीज, IES। ठीक है, ठीक है। और बाकी तो तमाम डाटा में कैटेगरीज के कॉलम में डाटा आ चुका है। अब मैं फाइल कैसे राइट करवाऊं? फाइल राइट करवाने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास आ जाए कोई भी। अब मैं कहूँ कि अपडेटेड फाइल मुझे आगे पास करनी है किसी को, कैसे राइट होगी? सबसे पहले तो आप एक नई फाइल सोचें। वो सोचेंगे आप विथ ओपन। भाई फाइल क्रिएट करते वक्त भी तो न्यू फाइल करते नहीं करते? आप लोग भूल गए क्या? यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू करेंगे, नहीं करेंगे? तो ओपन ही कर रहे हैं ना अब एक्चुअली। तो इधर भी तो मैं यही कर रहा हूँ, न्यू। फाइल का नाम बताएं, बताएं, जल्दी बताओ। अपडेटेड फाइल, अपडेटेड अंडरस्कोर फाइल डॉट CSV। लेकिन हाँ, टेक्स्ट में आ जाएगा। उसका तो सोल्यूशन आप ही बताएंगे, आप लोग कह रहे हैं आंसर भी बता दें उसका। लेकिन ये इसका इसका कौन सा मोड है? रीडिंग या राइटिंग? राइटिंग मोड होगा। बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन कर रहे थे ना यहाँ पे, जब आप बाय डिफॉल्ट ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ था R। कैसे पता चलेगा मुझे? यहाँ पे पता चला मोड क्या है बाय डिफॉल्ट, R है। और अब मेरा डिफॉल्ट मोड R नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए ओपन करते वक्त? तो यहाँ पे मैं आप स्पेसिफिकली बताऊंगा मोड इज नॉट R बट W। अच्छा, अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या चल रहा होगा बैकएंड पे? R। और अगर आपको ये भी नजर नहीं आ रहा तो जरा आप शिफ्ट और टैब दबाएं इसी के अंदर। इसी के अंदर रहते हुए शिफ्ट और टैब दबाएं तो देखें पूरी डॉक्यूमेंटेशन खुल गई दोबारा से। ये देखें, अगर आप इसी जगह पे किसी भी मेथड, किसी भी फंक्शन के अंदर शिफ्ट और टैब दबाएं तो वो बता देगा कि उसके पास कौन कौन से आर्गुमेंट है। इसको ओपन करते हैं, इसको दूसरे दूसरे विंडो में लेके जाते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। कह रहा है सबसे पहले आपने फाइल देनी है। क्या देनी है आपने? और इसका मोड क्या है? R। लेकिन नीचे लिखा हुआ है मोड कौन कौन से हो सकते हैं, फर्दर बताएगा भी, देखें। कह रहा है मोड इज ऑप्शनल स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाई द मोड इन विच द फाइल इज ओपन। इट डिफॉल्ट टू R मोड। लेकिन इसके और भी मोड होते हैं। अदर कॉमन वैल्यूज आर W फॉर राइटिंग, और X भी दिया हुआ है कि अगर आपने क्रिएटिंग एंड राइटिंग टू अ न्यू फाइल तो आप X यूज कर सकते हैं, और A का मतलब है अपेंड कर सकते हैं, कि जो ओरिजिनल डाटा उसके अंदर भी कर सकते हैं। हमें इन फर्दर चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी हम क्या करेंगे? W। तो मैंने क्या लिख दिया? ये कैसे आया मेरे पास? शिफ्ट दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन होगी। इधर एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये इधर ही खोल देगा। आप कहेंगे इधर नहीं, मुझे अलग विंडो में चाहिए, तो देखें लिखा हुआ भी आ रहा है ओपन द पेजर इन द एक्सटर्नल विंडो। तो वो वहां पे जाके आप इसकी खोल लेंगे। तो मैंने W सही लिखा है, और इसका मैं क्या दूं? एज फाइल लिख दें, F लिख दें, क्या लिखें? न्यू फाइल। वाओ। न्यू फाइल के अंदर, न्यू फाइल के अंदर हमने क्या करना है? राइट करवाना है। क्या करवाना है? राइट कैसे होगा? हाँ, किसने बोला है? CSV डॉट रीडर के थ्रू रीड होता था, तो राइट किसके थ्रू होगा? CSV डॉट राइटर। तो मैं क्या लिखूंगा? CSV डॉट राइटर, और यहाँ पे मुझे क्या बताना है? न्यू फाइल के अंदर राइट करो। और डिलिमिटर क्या बताएं? कॉमा। कॉमा भी बता सकते हैं, वरना आप लोग जो चाहे बता दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। ये इसका नाम मैं कह देता हूँ राइटर। ये एक राइटर है। तो देखें क्या कर रहा है। राइटर का कोई बन गया होगा। देखें ये CSV राइटर का। अब मुझे इस राइटर के थ्रू क्या करवाना है? फाइल।
लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन अवेलेबल है देखें। एक है राइट रॉ का और एक है राइट रॉस का। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करें? राइट रॉस कर दें, राइट रॉस कर दें। लेकिन हमारे पास तो अलग अलग रॉ हैं, हेडर की अलग रॉ है, बाकी रॉज अलग है। पहले हेडर को राइट करवाएं, हेडर को राइट करवाएं। हेडर को कैसे राइट करवाएंगे? कहाँ पे राइट हो रहा है? इसके अंदर राइट हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? पहले तो देखें फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी। ये बन गई है फाइल। और कब बनी है? 126 पे, अभी 127 हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? अभी 0 KB की होगी। ये कितने केबीज की है? क्योंकि लिखा ही नहीं है कुछ, अभी तो सिर्फ फाइल क्रिएट की है। क्या की है? क्रिएट की है फाइल। और अभी हम क्या सबसे पहले क्या लिखने जा रहे हैं? राइट डॉट, एक लाइन लिखूंगा ना पहले हेडर की, तो मैं लिख दिया राइट रॉ। और रॉ के अंदर क्या डाल दूंगा? हेडर्स। और हेडर्स में आखिरी वाला हेडर मैंने ऐड कर दिया था। फाइल ही क्लोज हो गई। ओपन किया था ना विथ से ओपन किया था, तो फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको तो बंद करें। मुझे किसके अंदर रखना चाहिए? विथ वाले ही क्लॉज में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए इसको? विथ वाले क्लॉज में ही रखना है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो फाइल को क्या करेगा? ये राइट कर देगा। तो देखें कुछ आया है। हाँ कुछ आया है, 1 KB हुआ है। क्या हुआ है? खोल के देखेंगे तो वो एक हेडर आ चुका होगा। बस ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करवाना है? फिर क्या करवाना है? आप पूरा डाटा भी तो करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राइट रॉज और राइट रॉ सर्वेस का पूरा डाटा डाल दूं तो क्या होगा? यहाँ पे ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूं सर्वेस। क्या था? सर्वे था, सर्वेस था। सही स्पेलिंग है ये। तो देखें क्या आएगा। कुछ डाटा बढ़ गया है ना? ये डाटा बढ़ गया है। देखें क्या आया है डाटा। एक प्रॉब्लम आ रही है इधर। क्या? लाइन स्पेसेस आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखें। ये ये अच्छा देखें, कैटेगरीज भी आ गए जो हमने कैटेगरीज बनाई थी। नहीं यार, मेरे मतलब का नहीं। क्या करें? लाइंस को रिमूव करें? हमारे पास एक ऑप्शन होता है फाइल को ओपन करते वक्त, न्यू लाइन। इसका ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन स्पेसेस होती है। क्या होती है? और मैं इस स्पेसेस को क्लोज ही कर देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। क्या होता है बाय डिफॉल्ट? ये स्पेस होता है। मुझे क्या करना है? सॉरी, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस नहीं होती, बैक स्लैश एन होता है। क्या होता है? तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। और मैंने इसको दोबारा से रन किया और दोबारा से खोला। ठीक है, तो स्पेसेस हमारे खत्म हो गए और बस कॉलम हो गया। और हम लोगों ने जितना काम किया तो उसको हमने एक जगह पे सेव भी करवा लिया। अब हम आएंगे तो हम आइंदा प्रोजेक्ट 1 वाली फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसमें कैटेगरीज का दोबारा बनाएंगे। इतना टाइम तो नहीं है यार हमारे पास, तो फिर दोबारा कैटेगरीज बनाएं, दोबारा काम करें। तो व्हाट वी विल डू, एट द एंड ऑफ एनीथिंग वी विल राइट द फाइल, ताकि हमें आइंदा वो काम करना ना पड़े। लेकिन अभी इधर भी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये दोबारा किस में होगा? स्ट्रिंग में होगा। तो इसको टेक केयर करनी पड़ेगी। तो व्हाट वाज आवर प्रोजेक्ट टुडे? जी जी। तो वो हमने रिमूव कर दिया था ना। नन नन, उधर नन था स्ट्रिंग में, हमने यहाँ पे नन कर दिया। नन का मतलब क्या होता है? मिसिंग डेटा। जब भी मिस है वहां पे डेटा, उसमें भी करवा सकते हैं। उसमें भी करा, लेकिन हम लोग CSV का मॉडल यूज कर रहे हैं। कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? CSV। एक मिनट, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप देन आई विल टेक योर क्विज। ठीक है। हम्म। आज जो हमारा प्रोजेक्ट था वो एक सर्वे पे था। और उस फाइल, जो फाइल थी वो एक CSV फाइल थी। CSV फाइल इज अ कैरेक्टर सेपरेटेड और मोस्टली अ कॉमा सेपरेटेड फाइल। मोस्टली अ कॉमा सेपरेटेड। तरीका तो ये है कि आप पहले वेरीफाई कर लें कि इसमें कौन सा डिलिमिटर है। तो मैंने वेरीफाई किस तरह किया? मैंने अपने ओल्डर तरीके से वेरीफाई करा कि ये एक
कॉमा सेपरेट फाइल। और ओल्डर तरीका क्या था, एफ डॉट रीड। वो कैसे करते थे, विद ओपन फाइल का नेम, फाइल का बाय डिफॉल्ट मोड क्या होगा, आर मोड पे होगी, और इस तरीके से हमने कर लिया रीड। मैंने कहा दिस इज नॉट द प्रॉपर वे इफ यू वांट टू वर्क विद द CSV फाइल, तो वी हैव अ स्पेशल मॉड्यूल विच इज अ CSV मॉड्यूल। तो वो CSV मॉड्यूल हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट करवाने के बाद CSV के अंदर कुछ मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड था रीडर का मेथड। कौन सा मेथड था, रीडर के मेथड। हमने वही सेम काम किया जो हम हमेशा करते हैं, विद ओपन एज एफ। और यहाँ पे अब हमने एफ डॉट रीड की जगह क्या कर लिया, एफ डॉट रीड नहीं करवाएंगे बल्कि हम CSV डॉट रीडर करवाएंगे। और अगर हमने एफ दिया और डिलिमिटर तो हमें पहले ही पता चल चुका था। तो ये हमारा रीडर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, और ये बता भी रहा है कि ये CSV रीडर है। अब आप CSV के थ्रू ही काम कर सकते हैं, अब आप किसी और के थ्रू काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, किसका ऑब्जेक्ट है, CSV का ना। तो CSV के थ्रू ही काम होगा। और फिर मैंने कहा अच्छा ये है, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया लिस्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट। लिस्ट के अंदर कन्वर्ट क्यों किया, वी आर वेरी फेमिलियर लिस्ट। उसके बाद हमने देखा कि CSV इज अ टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल होती है, तो इसके तमाम के तमाम डाटा टाइप्स किसमें होंगे, टेक्स्ट में। हमने तमाम के तमाम को लूप चलाकर कन्वर्ट कर लिया उनकी प्रॉपर डाटा टाइप में। फर्स्ट हमारा जो कॉलम था उसकी डाटा टाइप बननी चाहिए थी फ्लोट। बाकी जो नेक्स्ट 3 कॉलम्स है उनकी बनने के बूलियन, विच इज ट्रू और फॉल्स। और जो हमारा फोर्थ कॉलम था उसकी डाटा टाइप सही थी, वो स्ट्रिंग में आना चाहिए था। बस नन की जगह पे, नन स्ट्रिंग की जगह पे आपने नन का कीवर्ड यूज करना था। और फाइनली आपने आखिरी कॉलम को कन्वर्ट किया इंटीजर में। गलती हमसे हो गई थी कि हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन बाद में जाके हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास हर लैंग्वेज के कितने यूजर्स हैं। तो हमने लूप चलाया, लूप चलाने से पहले हमने 3 वेरिएबल बनाए, उनकी इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने 0 रखी। और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती गई, हमने उस उन यूजर्स में 1 को ऐड कर दिया। ये करने के बाद हम लोगों ने फाइनली जो है थोड़ा सा ग्रैन्युलर लेवल पे एनालिसिस की, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थे। हमने 2 कॉलम्स को जो है वो सिलेक्ट किया, वन इज द फर्स्ट कॉलम एंड वन वाज द लास्ट कॉलम। द फर्स्ट कॉलम वाज एक्सपीरियंस कॉलम एंड द लास्ट कॉलम वाज कंपनसेशन कॉलम। हमने एक्सपीरियंस और कंपनसेशन कॉलम को अलग अलग एक्सपेक्ट किया, उसकी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखी, रेंजेस निकाली, एवरेज वैल्यूज निकाली। हम लोगों ने कोई डिस्कशन करी कि हमारे पास जो रेंजेस है एक्सपीरियंस की वो 0 से लेकर 30 ईयर्स तक हैं, जबकि हमारी जो एवरेज एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स का है। सिमिलरली हम लोगों ने कंपनसेशन भी देखी, हमारी कंपनसेशन 0 से लेके 1.4 मिलियन तक थी हमारी सैलरी, जबकि हमारी एवरेज जो कंपनसेशन आई थी वो $53,000 आ रही थी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे एनालिसिस नहीं होंगे, वी हैव टू डीप डाइव। हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई, कैटेगरीज को हमने अपने डाटा पे अपेंड करवाया। फिर हमने जाके उसके बिन्स बनाए, यानी कि इंटरवल्स बनाए। इंटरवल्स में हम लोगों ने उस डाटा को पर्टिकुलर कंपनसेशन के अगेंस्ट डाला। फिर हम लोगों ने उसमें उस पर्टिकुलर ईयर्स की एवरेज निकाली, तो आपको पता चला कि जितना कम एक्सपीरियंस है उतनी कम सैलरीज हैं, सिवाय एक केसेस के जहां पे जाके एक्सपीरियंस ज्यादा था लेकिन सैलरी कम थी। इसका जवाब ये है कि सिंपली वी डू नॉट हैव इनफ डाटा टू आइडेंटिफाई कि ये ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास अभी फॉर दिस स्टेज हमारे पास इनफ डाटा नहीं है कि जिसको हम कर सके। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट्स में जाएंगे तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया कि एक जगह पे एरर आया था, तो एरर क्यों आ रहा था वो निकाला, इसको फिक्स करने का तरीका बताया। 0 नहीं डालेंगे, इधर वी रिमूव दिस डाटा। डाटा रिमूव करना रिकमेंडेशन नहीं होती, तो इसका तरीका ये होता है कि हम इम्प्यूटेशन की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं, इम्प्यूटेशन का मतलब है आप इम्प्यूट करें, यानी कि उस जगह पे वैल्यू को रखते हैं, आप जाके सर्च करें, लोगों से मालूम करें जिससे डाटा। फिर फाइनली हम लोगों ने अपने डाटा को राइट करवाया। डाटा को राइट करवाने का पर्पज ये है कि नेक्स्ट टाइम हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। तो वो हमने डाटा को राइट करवा दिया, यही फाइल हम अपने सीनियर को दे देंगे और सीनियर फर्दर इस पे काम करेंगे। तो दैट वाज अ टुडे प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास देयर वुड बी द सेकंड प्रोजेक्ट। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सेकंड प्रोजेक्ट करेंगे। और सेकंड प्रोजेक्ट जरूरी है हमें करना, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब सवाल लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही।
आप ये कह रहे हैं कि जो मैंने फाइल राइट करवाई उसका डाटा टाइप तो दोबारा टेक्स्ट में आएगा, ये कह रहे हैं ना, स्ट्रिंग में आएगा, तो आप उसके आगे क्या कह रहे हैं आप? फाइल फॉर्मेट नहीं होता, इसके लिए पैकेजेस होते हैं। फाइल फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। सीएसवी में करवा भाई, मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ, आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। ये सवाल वही कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है, आप लोग समझ ही नहीं रहे, मैं चाह रहा हूँ आप लोग करें, आप मुझसे ही पूछे जा रहे हैं। इसका तरीका ये है कि फाइल फॉर्मेट तो चेंज नहीं होगा, पैकेज चेंज हो जाएगा, फिर हम सीएसवी के थ्रू काम नहीं करेंगे, फिर किसी और पैकेज के थ्रू काम करेंगे जो उसी एक्चुअल डाटा टाइप में आपको डाटा ला। ठीक है जी। जी सीएसवी, हाँ, तो पाथ दे देंगे पूरा, उसका पाथ दे देंगे तो वो वहां पे जाके सेव कर देंगे, सी ड्राइव स्लैश यूजर स्लैश, हाँ बिल्कुल पाथ दे देंगे। नन जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो वो नन ही नजर आएगा। नन, नन अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो नन नजर आएगा, एन ओ एन ई नन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया था ना, यहाँ पे तो हमने एन ओ एन ई पाइथन के कीवर्ड में किया था। पाइथन का कीवर्ड का मतलब है मिसिंग डेटा। इनका सवाल ये है कि यहाँ पे डाटा नजर क्यों नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका, क्या था? शामिया। इनका इनका सवाल ये है कि यहाँ पे नन क्यों नजर नहीं आ रहा, कौन जवाब देगा? क्योंकि पहले नन क्यों नजर आ रहा था, पहले जो नन था वो एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पे जो नन है वो कीवर्ड है, और नन का मतलब क्या बताया था, मिसिंग डेटा। तो मिसिंग है कि नहीं, आई समझ बात? मैसेज पे पूछ लीजिएगा बात। और कोई सवाल? नन को इस नहीं, नन में कब किया था, किसमें कन्वर्ट किया था, नन को किसमें कन्वर्ट किया था हमने? पाइथन के नन में कन्वर्ट किया था। पाइथन का नाम है एन ओ एन ई नन, वो ग्रीन में नजर आएगा, ये देखें आप, ये देखें। किसमें कन्वर्ट किया था तो उसका जवाब ये है। किसमें कन्वर्ट किया था तो उसका जवाब, किसमें कन्वर्ट किया आप बताएं? एन ओ एन ई नन, ग्रीन का मतलब है डाटा नजर नहीं आएगा, फिर आपको डाटा नजर नहीं आएगा, मिसिंग डाटा है। और कोई सवाल? लेफ्ट हो गया, राइट, ऑल डन। चलिए एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट संडे विद अनदर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, इसकी कंटिन्यूशन नहीं होगी, बस प्योर न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।